गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ यूपीएससी वाला। स्वागत है आप सभी लोगों का सेंट्रल सीरीज में, ज्योग्राफी की सीरीज में। कैसे हैं सभी लोग, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई और कैसा आपका दिन? हाय महेश, अनन्या, गुड इवनिंग, दिव्या, सना, ऋतु, शाहिन, शिवम, वसीम, संबुल, हिमांशु, हाय खुशबू, गुड इवनिंग ऑल। हाउ आर यू? हाउ इज स्टडीज? आई एम डूइंग गुड गाइस, थैंक यू। मैं एकदम अच्छा हूं। आप लोग कैसे हैं? शुभा, अंजलि, आप कैसे हो? ओके, दिया, मिश्रा, गुड इवनिंग, विकी, गुड इवनिंग, तनु, आर्यन, अनिमेश, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। कैसे हैं सभी लोग? भैया पढ़ाई कैसी चल रही है? कल के साथ रिवाइज किया? कल जो हमने पढ़ाई करी है? हां, ओके, गुड टू नो दैट। जानकर अच्छा लगा कि सभी लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं, माधवी, थैंक यू। आई एम आल्सो डूइंग वेल और आशा करता हूं कि जो लोग जवाब नहीं दे रहे वो भी अच्छे होंगे, ठीक है? पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, बढ़िया से अपनी रिवीजन चल रही होगी सभी लोगों की, नोट्स टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे लिए वही एक बहुत ज्यादा जो है इत्मीनान और सैटिस्फैक्शन वाली चीज है कि आप लोग समझ पा रहे हैं सारी चीजें, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अच्छे से गेन कर पा रहे हैं और साथ साथ आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं चीजों को। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि चीजें और इजी हो और हमें सब कुछ समझ में आता है, ठीक है? चलो, अच्छी बात है। ओके गाइस, तो ओके चलिए, तो कल हमने डिस्कस किया था इन यस्टरडेज क्लास। वी डिस्कस्ड अबाउट लास्ट थ्री थ्योरीज, जिसमें कि हमने अलग-अलग हाइपोथेसिस के बारे में बात करी थी। वन ऑफ द हाइपोथेसिस जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसको चेम्बरलेन एंड मॉडल ने दिया, जो कि टाइडल फोर्स से हो रहा था। सारे प्लैनेट्स सन से खींच के बाहर आते हैं और जब पार्टिकल्स बाहर आते हैं तो प्लैनेटेसिमल बनते हैं, प्लैनेटेसिमल कंबाइन होते हैं तो प्लैनेट्स बन जाते हैं। इसके बाद फिर जो अगली थ्योरी थी वो थी जेम्स जीन्स की। जेम्स जीन ने भी टाइडल थ्योरी दी और टाइडल थ्योरी जो उन्होंने दी उसका भी बेसिस क्या था? ग्रेविटेशनल पुल, एक इंट्रोडिक स्टार था, एक प्रोटोसन था, राइट? और उसके बाद फाइनली जो इंट्रोडिक स्टार था वो फोर्स लगा रहा था और जो इंट्रोडिक स्टार फोर्स लगाता है तो सन से काफी सारा मटेरियल बाहर है, जो ठंडा वो तो प्लैनेट्स बन गए और फिर घूमना स्टार्ट हो गया ओवरऑल सन के अराउंड, और इस तरीके से सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया। ओके, तो इसके इसके बाद हमने डिस्कस किया बिग बैंग थ्योरी। कैसे बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगल एटम था, वो सिंगल एटम इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, टेंपरेचर बहुत गर्म था, हीट बहुत थी और एक टाइम पर एक्सप्लोड हुआ, फटा। तो फटा तो उसके फटने से पूरे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू हो गया। जैसे बैलून फुलाते हैं और यूनिवर्स बन जाता है, बैलून फुलाते बैलून एक्सपैंड करता है, यूनिवर्स भी ऐसे एक्सपैंड करे, जिसके प्रूफ एडविन हबल ने भी दिया और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से भी हमको उसका प्रूफ मिला, ठीक है? तो ये कुछ कल डिस्कस की वाले हैं और हमने समझा कि कैसे यूनिवर्स बना। आज हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स के अंदर रहने वाली बहुत सारी छोटी-छोटी तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे और उन छोटी-छोटी चीजों के बारे में देखेंगे कि वो छोटी-छोटी चीजें क्या हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, कैसे बनी। फॉर एग्जांपल स्टार्स कैसे बनते, अर्थ कैसे बनी, मून कैसे बना, अर्थ की डिफरेंट लेयरिंग्स क्यों है, ठीक है? सन क्या है, राइट? हमने देखा कि जो रिमेनिंग रेसिडुअल था वो सन बन रहा था। सन क्या है, एस्टेरॉइड्स कैसे बने, एस्टेरॉइड बेल्ट कैसे बनी, ठीक है? और उसके बियॉन्ड फिर हम देखेंगे कि जो ओवरऑल सोलर सिस्टम है वो कैसा होता है, ठीक? ये सब बातें हम बात करेंगे अभी इस आने वाली क्लास में। ओके गाइस, तो आज वाले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स और उसके कंस्टिट्यूएंट्स, यूनिवर्स के अंदर क्या-क्या चीजें हैं और वो चीजें क्या-क्या हैं और उसके अंदर गैलेक्सीज क्या होती हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। तो हमने कल देखा था कि यूनिवर्स जिसका फॉर्मेशन, यूनिवर्स क्या है, जिसमें छोटे से छोटे सब एटॉमिक टाइनीएस्ट पार्टिकल से लेकर के बड़ी-बड़ी गैलेक्सीज हैं, मेगा क्लस्टर्स हैं, वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स से पूछता है क्या है, तो यूनिवर्स इज इनफाइनाइट स्पेस। यूनिवर्स के बारे में अगर बात करें तो यूनिवर्स एक इनफाइनाइट स्पेस है। यूनिवर्स इज अ इनफाइनाइट स्पेस। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी इज द लिमिट। यूनिवर्स एक इनफाइनाइट स्पेस है जिसके अंदर छोटे से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के बड़ी से बड़ी मेजर गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ टाइनीएस्ट, छोटे से छोटा, टाइनीएस्ट subatomic particles to galaxies and mega clusters. Mega cluster मतलब clusters of the galaxy. तो ये सब चीजें यूनिवर्स के अंदर आती हैं। यूनिवर्स को माना गया है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि फॉर्मेशन यूनिवर्स का 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ, उसके आसपास हुआ, तो फॉर्म 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। और इसका जो एविडेंस है वो कहां से मिला था? वो मिला था बिग बैंग थ्योरी से। एविडेंस जो है वो बिग बैंग थ्योरी से मिला कि कैसे यूनिवर्स बना, कितने सालों पहले बना, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ये बात हमने समझी थी कल वाली क्लास में। तो यूनिवर्स के अंदर क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, यूनिवर्स के बारे में बात करें तो आज भी यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, आज भी यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, ये बात बिग बैंग थ्योरी ने बोली है। लेकिन इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, क्या-क्या चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर? सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, हम लोग धरती पे हैं, अर्थ के आसपास देखते हैं, मून दिखता है, कभी-कभी मार्स भी देख सकते हैं, स्टार्स भी दिखते हैं और बहुत सारे अलग-अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं और वो सब चीजें यूनिवर्स का एक पार्ट है। लेकिन वो सब चीजें छोटे सिस्टम का पार्ट है, उसका नाम सोलर सिस्टम, सौर मंडल। उसके बाहर निकलेंगे तो एक गैलेक्सी मिलेगी, एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं और उस गैलेक्सी से और बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलेगी और वो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के जो है यूनिवर्स का एक सेक्शन बनाती है, जिसमें ब्राइट मैटर है, जिसमें लाइट है। उसके अलावा कुछ मैटर ऐसा भी है जो काला है, डार्क एनर्जी। और ब्राइट मैटर और डार्क एनर्जी के अलावा ब्राइट मैटर के अंदर ही एक ऐसा सेक्शन भी है जिसको ब्लैक होल बोलते हैं। कुछ स्टार्स भी हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या-क्या हैं। तो अगर यूनिवर्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीजें, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं, जिसमें कि सन भी अपने आप में एक स्टार है। हम समझेंगे सब चीजों के बारे में। यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स भी हैं, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इसके अलावा छोटी-छोटी बॉडी जैसे कि कॉमेट्स, स्टार, प्लैनेट्स, ये सब किसके अंदर है? सोलर सिस्टम के अंदर। तो एक नहीं, काफी तरह के सोलर सिस्टम्स हैं, अलग-अलग तरह के सोलर सिस्टम्स हैं। सन से रिलेटेड है, लेकिन हो सकता है किसी और स्टार के अराउंड घूमे प्लैनेट्स, राइट? तो कॉमेट्स हैं, उसके बाद मीटियोर्स, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, हम समझेंगे इसके बारे में क्या-क्या चीजें होती हैं। मीटियोराइट्स हैं, एक्सोप्लैनेट्स हैं। तो मैं आगे चल के सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझिए कि यूनिवर्स के अंदर क्या-क्या चीजें हैं। तो यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल दिस मैटर, यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल दिस मैटर। ये सब मैटर यूनिवर्स का पार्ट है और फॉर्म कैसे हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसके प्रूफ्स हबल ने दिए। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज भी हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज आर। ये सब चीजें तो गैलेक्सीज के अंदर की हैं, ये सब चीजें तो गैलेक्सी के अंदर की चीजें हैं। लेकिन यूनिवर्स की बात करें पर से, यूनिवर्स पर से, तो देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। देयर आर बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज। यूनिवर्स के अपने अंदर ही कई हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, कई हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और पता है हम इस स्टेज पे हैं अभी जहां पे 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। पहले तो वो सब चीजें नजदीक थी, ब्लास्ट होने के जज्बात चीजें एक्सपैंड होती चली गई, गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला गया। गाइस आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा,
टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, ठीक है। ब्लैक होल बेसिकली स्टार से बनता है आइडिया। स्टार जो है वो एक बात में पहले तो यूनिवर्स आया फिर स्टार आया, तो स्टार हम देखेंगे स्टार रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लैक होल बनाने, तो ब्लैक होल बाद नहीं आया, ठीक है। ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स क्या है, कैसे यूनिवर्स दिखता है, किस तरीके से हम बात करते हैं गैलेक्सीज के बारे में। तो गैलेक्सीज के बारे में अगर बात करेंगे तो गैलेक्सीज है क्या, बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द प्लैनेट स्टार्स ऑल दीस थिंग्स। तो अगर गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे तो गैलेक्सी इज नथिंग बट गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। गैलेक्सी जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इनका एक कलेक्शन है, मतलब ये गैलेक्सी है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जो धरती है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और वो जो सोलर सिस्टम हमारी जो अर्थ है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हमने देखा कि एक यूनिवर्स में कई बिलियंस गैलेक्सी हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी गैलेक्सी होगी जिसमें हम भी रहते होंगे, और वो गैलेक्सी कौन सी, मिल्की वे। तो क्या उसके आसपास गैलेक्सी है? बिल्कुल है। तो क्या सारी गैलेक्सी बहुत पास है? बहुत पास तो नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज एक्सपैंड हुए हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच गैलेक्सी के डिस्टेंस बढ़ रहे हैं। तो अगर बात करेंगे तो मिल्की वे गैलेक्सी है जो जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है, और मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा भी बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जो है ऐसा लगता है जैसे आकाश से गंगा बह रही हो, ठीक है, इसको आकाश गंगा भी बोल देते हैं, आकाश गंगा बोल देते हैं इस गैलेक्सी को, राइट। और मिल्की वे गैलेक्सी के जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, जैसे कि मैंने बताया कि देयर कैन बी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, राइट। जो सबसे करीबी की गैलेक्सी है मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी, दैट इज एंड्रोमेडा, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो बहुत नजदीक की गैलेक्सी है, क्या है, वो बहुत ज्यादा नजदीक की गैलेक्सी है। अगर हम बात करें अर्थ से तो लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स अवे है, मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अर्थ। अब पॉइंट है कि सारे जो प्लैनेट्स होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, एक गैलेक्सी की अगर बात करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। उसके अंदर एस्टेरॉइड हो सकते हैं, उसके अंदर प्लैनेट भी हो सकते हैं, सोलर सिस्टम्स भी होंगे। तो वो लोग उस जगह पे क्यों हैं? वो लोग क्यों नहीं एक दूसरे से दूर भाग जाते? तो उसका कारण है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण, टाइडल फोर्स, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी में जो जितने भी स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सिस्टम्स हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि गैलेक्सी में एक ही सोलर सिस्टम, गैलेक्सी कुड बी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स के अंदर की जो चीजें हैं, उन चीजों का क्या क्या चीजें हैं, और वो चीजें कैसे कैसे बनती हैं और क्या क्या होती हैं, उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। लाइट ईयर यूनिट का डिस्टेंस होता है, देखिए मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसा नहीं है कि एक सोलर सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम्स कुड बी देयर। जब एक स्टार के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं उसको एक सोलर सिस्टम बोलते हैं कि सन के अराउंड घूमे, ये जरूरी नहीं है। उसके अलावा अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो अलग स्टार के अराउंड घूमे होंगे वहां पे। ओके ओके गाइस, तो गैलेक्सी के बारे में हमने बात करा। अब क्वेश्चन करते हैं कि स्टार्स जो हम देखते हैं काफी तरह के जो स्टार्स हैं ओवरऑल आसमान में, ठीक है। आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको स्टार्स चमकते नजर आते हैं। तो बेसिकली स्टार है क्या? अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टार की, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे पर्टिकुलर स्टार को? स्टार अगर देखते हो तो आसमान में रहने वाले जो चमकने वाले तारे होते हैं उसको स्टार बोलते हैं। तो स्टार बेसिकली मुझसे पूछेगा कि स्टार क्या होता है, तो मैं डिफाइन करूंगा कि स्टार आर हेवनली बॉडीज, स्टार आर द हेवनली बॉडीज, ठीक है, जो कि अपनी लाइट और अपनी एनर्जी को अपने आप से ही एमिट करते हैं। उनका जो सोर्स है उनके अंदर ही है। दे आर द हेवनली बॉडीज व्हिच एमिट लाइट, व्हिच एमिट लाइट एंड रेडिएट एनर्जी। रेडिएट मतलब होता है निकालना, जो लाइट और एनर्जी एक दूसरे से इनसे निकलती है। तो ये हेवनली बॉडीज, यानी स्पेस में रहने वाली बॉडीज, ठीक है, वो लाइट और एनर्जी को अपने अंदर से निकालते हैं। मतलब उनके अंदर अपना एक सोर्स होता है लाइट और एनर्जी जनरेट करने का। मतलब स्टार के बारे में अगर बात करूं तो दे हैव द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, दे हैव द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। शक्ति और रोशनी, इन दोनों का इसके पास एक सोर्स है स्टार के अंदर। तो हेवनली बॉडीज है, समझ में आता है, उनकी अपनी लाइट होती है, उनकी अपनी एनर्जी होती है। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ स्टार बनते किससे? अगर हम स्टार पे जाके बैठे तो क्या नजर आएगा? तो मैंने बोला कि स्टार पे जब बैठेंगे तो आपको जाके हॉट गैसेस नजर आएंगी। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ हॉट गैसेस। तो स्टार के बारे में अगर बात करें तो स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। हॉट गैसेस मतलब हॉट बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसेस, हॉट बर्निंग गैसेस। और जो बर्निंग हो रही है वो जल क्यों रहा है? जैसे पावर प्लांट में एक भट्टी जलती है, ब्लास्ट फर्नेस, बॉयलर के अंदर एक भट्टी जलती है, तो ऐसे स्टार में वो जल रहा है। तो क्यों जल रहा है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। जो बर्निंग हुई है, गैसेस बन रही है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और न्यूक्लियर रिएक्शंस भी जो हो रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और साथ साथ एनर्जी भी बहुत सारी बनती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दे ऐड अप एंड फॉर्म हीलियम, और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी शक्ति। तो जो हीलियम बनता है और जो एनर्जी बनती है उसी से लाइट और एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। एनर्जी का खाली फॉर्म गर्मी नहीं है, एनर्जी का फॉर्म लाइट भी है, एनर्जी का फॉर्म गर्मी भी है, एनर्जी का फॉर्म लाइट भी है, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म लाइट भी है और एनर्जी का एक फॉर्म क्या है? गर्मी भी है। तो दीस आर द हेवनली बॉडीज जो कि लाइट और एनर्जी दोनों निकालते हैं। वो किसके बने होते हैं? गैसेस के बने होते हैं। क्यों गैसेस होती हैं? क्यों गर्म होते हैं? गर्मी कहां से आती है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन भी कौन से वाला? फ्यूजन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं। यानी कि दो हाइड्रोजन मिले और उन्होंने हीलियम का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है मिलकर हीलियम बनाया, हाइड्रोजन से हीलियम बना और साथ में बहुत सारी एनर्जी बनी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। अब क्वेश्चन है कि भाई ये तो ओवरऑल अगर देखें इसमें बर्निंग हो रही है, तो देखिए जब हम स्टार को देखते हैं तो स्टार्स इज हंड्रेड ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, और हम बहुत दूर हैं। तो स्टार्स और इनफैक्ट जो सन भी हमको व्हाइट कलर नजर आता है, येलो नजर आता है, लाइट स्कैटर होती है। स्कैटरिंग फिनोमेना होता है, जैसे लाइट थोड़े पार्टिकल्स से टकरा के आती है। स्टार का भी ऐसा ही है। तो स्टार की लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर टकरा के हमारे पास पहुंचती है, लाइट व्हाइट कलर नजर आता है हमको, ठीक है। तो स्टार का जो है ओवरऑल कंपोजिशन वो कुछ इस टाइप का है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि भाई स्टार बनते क्यों हैं, बनते कैसे हैं, क्या कारण हो सकता है गैलेक्सी के बनने का, स्टार के बनने का, ठीक है। ये सब चीजें
क्यों होती हैं, किस लिए हो सकती हैं, राइट। तो जल्दी से नोट करिए गाइस सभी लोग। मणिशंकर, एंड्रोमेडा कोई कोई प्लैनेट नहीं है, गैलेक्सी, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट हो सकते हैं, उसमें लाइफ पॉसिबल है नहीं है, अभी तक कोई गया नहीं है। तो रिसर्चर्स रिसर्च ऐसे कर रहे हैं कि क्या उसमें कोई ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि कोई वाटर का सोर्स हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, जिससे कि एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल सके। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो यूनिवर्स है ना, तो जो यूनिवर्स है उसमें जो मैटर है, मैटर मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं, यूनिवर्स है उसमें जो मैटर है वो बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भारी चीज है कहीं हल्की चीज है। तो मैटर और एनर्जी दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यूनिवर्स में, मैटर भी और एनर्जी भी यानी कि शक्ति भी, ये दोनों चीजें एक ही जगह पे नहीं है और एक जैसी नहीं है। हर जगह पे जहां भी जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा यूनिवर्स में मैटर एनर्जी अलग है, यहाँ जाऊंगा अलग टाइप का मैटर अलग टाइप की एनर्जी। तो यूनिवर्स में दोनों सभी जो मैटर और एनर्जी है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल नहीं है। तो आई वुड से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर और एनर्जी जो है वो एक तरीके से होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब क्लास में एक बच्चा जींस पहन के आया हुआ है, कुछ बच्चे कुर्ता पजामा पहन के आए हुए हैं, कुछ बच्चे पहनी सूट पहन के, कुछ टी-शर्ट पहन के आए हैं, कुछ निकर शॉर्ट्स पहन के आए हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ड्रेसिंग सिस्टम क्लास का नॉन यूनिफॉर्मली है, जैसे आप घर में बैठे हैं सभी लोग नॉन यूनिफॉर्म, बट जो पीडब्ल्यू का फैकल्टी है वो यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे, यूनिवर्स में। और जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है तो अगर ये यूनिवर्स है, मान लेते हैं छोटा सा, अगर ये यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में जब मैटर और एनर्जी अलग-अलग स्कैटर्ड हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मैटर है, यहाँ पे एक मैटर है और यहाँ पे अलग मैटर है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आपस में फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा, तो डोमिनेटिंग फोर्सेस लगेंगी, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन देम। इसका मास है m1, इसका मास है m2, और देखने में पता लग सकता है कि m1 बहुत ज्यादा है m2 से, m1 बड़ा है m2 से, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करेंगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है, पुलिंग फोर्स अपनी तरफ खींचती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द पुलिंग फोर्सेस। व्हाट आर दीस पुलिंग फोर्सेस, ये खींचती हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस खींचती हैं तो जो ओवरऑल मैटर है वो एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है, राइट। तो पुलिंग फोर्सेस क्या करती हैं, मैटर को खींचती हैं, मैटर गेट्स कलेक्टेड टुगेदर, मैटर जो है एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है, और इसी की वजह से ज्योग्राफर्स मानते हैं कि गैलेक्सीज बनी, इसी की वजह से ज्योग्राफर्स मानते हैं कि गैलेक्सी बनी। सो दिस गेव द बेसिस, दिस गेव the basis of galaxy formation. This gave the basis for the galaxy formation. तो गैलेक्सी फॉर्मेशन इस कारण से हो रहा है, मतलब जब एक साथ आ गए कहीं पे तो कुछ गैलेक्सीज डेवलप हो गई। मतलब अगर इसी यूनिवर्स की बात करूं, इसी यूनिवर्स को देखें हम, तो अगर ये यूनिवर्स है पूरा हमारे पास, दिस इज द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के अंदर जब ये लोग मिल गए सारे, जब ये लोग सब एक दूसरे की तरफ इन्हें पुल कर रहा होगा, इसका मास मान लीजिए m3, ठीक है। तो जब ये पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर के, तो फाइनली कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ गैलेक्सीज बनी, यहाँ पे एक गैलेक्सी बनी, वहां पे एक और गैलेक्सी बनी, तो गैलेक्सीज डेवलप हो गई, तो जो गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो गैलेक्सीज बनने का कारण क्या था, गैलेक्सीज बनने का कारण एक तरीके से आपस में क्या थी, ओवरऑल मैटर जो है वो खिंचा हुआ चला आया, राइट, खिंचा हुआ चला आया, और गैलेक्सीज बनने का जो बेस था वो तैयार हुआ। मतलब ये सब क्या था, मैटर था, मैटर गैसियस मैटर भी हो सकता है, ये सब क्या था आपका मैटर था। ये लोग मैं दिखा रहा हूं, दिस वाज द मैटर, मैटर मैटर कैन बी सॉलिड, मैटर कैन बी गैस, मैटर कैन बी लिक्विड, ठीक है। तो मैटर कैन बी सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं इसमें हो सकता है पार्टिकल्स रहे हों, इसमें हो सकता है सॉलिड पार्टिकल्स रहे हों, इसमें हो सकता है गैसेस रही हों, ठीक है। सॉलिड बहुत कम, गैसेस बहुत ज्यादा, कुछ इस तरह का हो, ठीक है। तो इस गैलेक्सीज जो थी, ओवरऑल गैलेक्सीज बनी, ठीक है। तो अब पॉइंट है गाइस कि स्टार्स कैसे, तो यूनिवर्स बनने का तरीका मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं उनका फॉर्मेशन हुआ ही क्यों, उनका फॉर्मेशन हुआ ही क्यों, ठीक है। तो उनका फॉर्मेशन होने का कारण क्या है कि इनिशियली यूनिवर्स के अंदर क्या था, मैटर अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। मैटर मतलब गैसियस पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल अलग-अलग जगह फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे। तो इनिशियली मैटर एंड एनर्जी वाज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कैटर्ड, फैला हुआ था। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनके बीच में लगी, उनके बीच में पुल लगा, एक दूसरे के अट्रैक्शन हुआ, तो वो आपस में एक दूसरे के पास कैसे चले आए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, पुलिंग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, पुलिंग फोर्सेस। मैटर जो है वो एक साथ आ गया, एक दूसरे की तरफ खींचा चला आया, मैटर जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचा चला आया, और उससे वो मैटर इकट्ठा होकर खींच के एक दूसरे के पास आ गया। तो यहाँ से रास्ता बना गैलेक्सीज के फॉर्मेशन का, यहाँ से रास्ता बना स्टार्स प्लैनेट्स के फॉर्मेशन का, यहाँ से रास्ता बना आने वाले अलग-अलग चीजों के फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये जो स्टार फॉर्मेशन हुआ, तो स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये तुमने बात करी गैलेक्सीज के बारे में। अगर हम बात करें स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो देखिए स्टार्स का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो स्टार्स का फॉर्मेशन वैसे ही शुरू हुआ जैसे एक नेबुला से स्टार्ट होता है। तो नेबुला था क्लाउड ऑफ द गैस एंड डस्ट, ठीक है। तो दिस वाज द नेबुला। पहले नोट कर लीजिए गैलेक्सीज के बारे में, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूं। पहले हम ये ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्योति अपना नेटवर्क चेक करिए। गाइस मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन गाइस, ठीक है। ये भी हो गया गैलेक्सी का बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये भी हो गया सभी का। ओके फाइन गुड। तो चलिए हमने बात करी अभी कि गैलेक्सीज के बनने का बेस कहां से मिला। अब हम बात करते हैं स्टार कैसे बने होंगे, स्टार कैसे बने होंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार कैसे बने होंगे, फिर हम समझेंगे कि ओवरऑल अगर देखें तो स्टार कैसे बनता है और कैसे मरता है, ठीक है गाइस। तो अब देखिए एक नेबुला है, वो नेबुला क्या है, दैट इज द गैसियस क्लाउड, गैसियस क्लाउड, ठीक है। ये जो नेबुला है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैसेस भी हैं, सॉलिड पार्टिकल भी हैं। नेबुला के अंदर गैसेस भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। तो इसके अंदर गैसियस क्लाउड जो है, इसके अंदर गैसेस भी हैं और सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं और इसके अंदर गैसेस भी हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेबुला है इसमें ये बना कैसे, जब बहुत ज्यादा यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस थी, हमने देखा कि जब एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ था, याद कीजिए कल चेंबरलेन मोल्टन वाली थ्योरी, उसमें प्लैनेट्स में हमने देखा था कि उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थे। तो जब हाइड्रोजन का एक्युमुलेशन हुआ, तो हाइड्रोजन के एक्युमुलेशन से नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। तो नेबुला कैसे बना, नेबुला वाज फॉर्म्ड
फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन से नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए नेबुला के बनने का कारण क्या था, गैसेस जो हाइड्रोजन था वो एक्यूमुलेट हो गया, जगह पे इकट्ठा हो गया और नेबुला बन गया। और जब नेबुला बनके तैयार हो गया तो नेबुला के अंदर उन गैसेस पार्टिकल के बीच में क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगी, ग्रेविटेशनल पुल लगा। तो इनसाइड द नेबुला ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्टार्टेड एक्टिंग, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही थी। और जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही थी नेबुला के अंदर, तो मैं दिखाता हूं नेबुला के अंदर फिर क्या हुआ। नेबुला के अंदर ना कुछ क्लम्स बनने लगे, नेबुला के अंदर क्लम्स यानी कि कुछ ग्रुप्स बनने लगे। और वो जो ग्रुप्स थे वो कुछ इस टाइप के थे, ग्रुप्स मतलब क्लम्स, गैसियस क्लाउड नेबुला के अंदर क्लम्स बनने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, क्लम्स बनने लगे बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। और जो क्लम्स बन रहे थे, ठीक है, ये लोकलाइज्ड क्लम्स थे गैसेस के, और ये जो क्लम्स थे ये क्यों बने, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो दीस आर द लोकलाइज्ड क्लम्स। लोकलाइज्ड मतलब हर एक जगह पे, लोकलाइज्ड उस जगह पे एक ही जगह से इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। लोकलाइज्ड क्लम्स स्टार्टेड फॉर्मिंग। क्लम्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स, छोटे-छोटे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए गैसेस के। तो लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस, गैसेस के नेबुला के अंदर ही लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस स्टार्ट फॉर्मिंग। क्यों बने, बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्यों बने होंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटी। आपस में चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो गई, इकट्ठी शुरू होनी हो गई आपस में सारे ओवरऑल देखें तो मिलने शुरू हो गए। अब जब ये जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें नेबुला था, सेकंड स्टेज में लोकलाइज्ड क्लम बनने स्टार्ट हो गए। अब देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या होगा। जो थर्ड स्टेज थी, अगर मैं थर्ड स्टेज दिखाऊं आपको नेबुला की, तो जो थर्ड स्टेज थी नेबुला की उसमें जो लोकलाइज्ड क्लम थे ना उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो लोकलाइज्ड क्लम्स थे उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया होना, और जब उनका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ तो दे स्टार्ट डेवलपिंग इनटू सॉलिड बॉडीज। ठीक है, तो जो क्लम्स थे, क्लम्स दे स्टार्टेड कंडेंसिंग एंड डेवलप into solid bodies, and these solid bodies if you see had some gases also around, उनके अराउंड कुछ gases भी थी। ठीक है, solid bodies कुछ उनके अंदर gases भी थी। ठीक है, तो clumps start condensing and developed into solid bodies, and these solid bodies were later called as stars। जो localized clumps हैं ये क्या थी, condensing into solid bodies, और जब ये solid bodies बिल्कुल solid होकर के, ठंडी होकर के, इनके अंदर जब रिएक्शन स्टार्ट हो गए तो फिर ये बनना शुरू हो गई stars। तो ये स्टार्स का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है कैसे, स्टार्स का फॉर्मेशन। तो थर्ड स्टेज जो थी ये कि क्लम्स स्टार्टेड कंडेंसिंग डेवलप्ड इनटू सॉलिड बॉडीज गैसेस, और ये जो स्टेज थी इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो स्टार्स थे जो नेबुला से बने थे, तो स्टार्स टुक फाइनल शेप एंड साइज। ओके, इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था। हम देखेंगे कैसे होता है सब। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्टेड, न्यूक्लियर रिएक्शन जब स्टार्ट हो चुका था इनके अंदर, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टार्ट होने से इनमें से लाइट और एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो गई। लाइट एंड एनर्जी स्टार्टेड, लाइट और एनर्जी भी इनके अंदर से आनी स्टार्ट हो गई। दिस वाज स्टेज नंबर 4। तो स्टार्स का अगर हम देखेंगे, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, सवाल दोबारा से मैं करूंगा, फिर उसका जवाब मैं खुद दूंगा आप लोगों को। तो स्टार्स का जो फॉर्मेशन था नेबुला से हुआ। पहले दुनिया में यूनिवर्स था, यूनिवर्स में अलग-अलग मैटर पार्टिकल फैला हुआ था, उनके बीच में साइज अलग-अलग थे, उनके बीच में पुलिंग हुई, एक नेबुला आप इधर आओ, एक नेबुला आप इधर आओ, मुलाकात हुई, गैलेक्सीज बन गई। और गैलेक्सीज के अंदर जब गए तो देखा स्टार्स कैसे बने, तो एक नेबुला था। नेबुला वाज नथिंग बट इट वाज अ गैसियस क्लाउड जिसमें गैसेस भी थी, सॉलिड पार्टिकल्स भी थे। ये क्यों हुए थे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो थी इस जगह पे एक्टिवेट हो गई, क्यों, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो जब ये स्टार्स जो थे इसमें अंदर ही अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगी सबके बीच में, और जगह-जगह पे लोकलाइज्ड ग्रुप्स बनने लगे, लोकलाइज्ड क्लम्स बनने लगे गैसेस के। क्यों, तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं, these are the clumps, these are the clumps of gases, these are the clumps of gases। अब ये देखो क्लम्स जब बन गए तो इनमें फिर से अंदर एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगी, अभी ठंडे होने शुरू हुए, ये गैसेस से सॉलिड में तब्दील होने स्टार्ट हुए। जब गैसेस से सॉलिड में बदलना शुरू हुए तो क्लम्स दे स्टार्टेड कंडेंसिंग डेवलप्ड इनटू सॉलिड बॉडीज। अभी ये स्टार्ट हो गया किसमें बनना, सॉलिड बॉडीज में बनना। ठीक है, स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए इसमें जब ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो फाइनली स्टार्स ने अपनी फाइनल शेप कैन बी एनीथिंग। स्टार्स क्योंकि लाइट निकलती है उनसे तो ट्विंकलिंग टाइप शेप नजर आती है हमें ऐसी इस तरीके की। अदरवाइज स्टार्स आर लाइक जस्ट लाइक प्लैनेट्स। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बेसिकली स्टार से लाइट निकल रही है। अगर आप एक्चुअली स्टार को देखें तो स्टार एक तरह का राउंड ऑब्जेक्ट ही होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ राउंडेड ऑब्जेक्ट। वो लाइट निकलती है तो हमें स्टार ट्विंकलिंग टाइप नजर आता है, स्टार को ऐसा नजर आता है, हमको स्टार को इस टाइप नजर आता है। लेकिन स्टार एक्चुअली आप देखेंगे क्योंकि उसमें से लाइट निकल रही होती है, एक्चुअल में स्टार एक इलिप्टिकल कम राउंड कम स्फेरिकल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्स का कोई अपना शेप नहीं है, ये भी एक राउंड शेप सी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली स्टेज में नेबुला था, नेबुला से अंदर क्लम्प बने, ग्रुप बन गए, लोकलाइज्ड गैस के, और जब ग्रुप बन गए तो जब गैस के ग्रुप्स बनने लगे छोटे-छोटे उन ग्रुप्स का सॉलिडिफिकेशन हुआ तो अलग-अलग जगह पे वो अपनी शेप बदल के राउंड आने लगे। और जब वही राउंड शेप्स जो थी वो जब लाइट एमिट करने लगी तो वो लाइट एमिट करके ही क्या हुआ, धीरे-धीरे इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इनमें से लाइट निकलने लगी, और जब लाइट निकलने लगी तो ये किसका रूप ले लिया, उन्होंने स्टार का रूप ले लिया। इस तरीके से दुनिया में स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से दुनिया में क्या हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो स्टार्स का फॉर्मेशन होने का कारण एक नेबुला ही था और लगने वाली फोर्सेस थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्टार के फॉर्मेशन को बताते हैं। हम देखेंगे स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे स्टार बनता है और कैसे स्टार बिगड़ता है और खराब होता है और मर जाता है एंड में, और मरने के बाद स्टार का क्या होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए, दिस स्लाइड इज ओवर, लेट मी नो, दिस स्लाइड इज ओवर। देखिए ध्रुव करना, थोड़ा दिमाग खोलिए, चीजें तो समझ में आएंगी, साइंस है, कुछ चीजें तो डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी। हर चीज तो खोल के नहीं पी सकते ना, पैरासिटामोल की टैबलेट की तरह कुछ चीजें आपको दिमाग अपना समझाना पड़ेगा, कुछ चीजें में दिमाग को लगाना पड़ेगा। देखो हमारी प्लैनेट का नॉट नेसेसरली दे हैव देयर ओन एनर्जी इनसाइड। स्टार के अंदर एनर्जी भी होती है, लाइट एमिट करते हैं। प्लैनेट जरूरी है कि लाइट एमिट करे एनर्जी को, प्लैनेट आर सिंपल रॉकी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनमें एटमॉस्फेयर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट स्टार्स हैव एनर्जी, स्टार्स हैव लाइट, और जिस स्टार की एनर्जी और लाइट खत्म हो जाएगी वो मर जाएगा, और जब मरेगा तो उसके बहुत सारे अलग तरीके की चीजें बनेंगी, उसमें से एक चीज ब्लैक होल भी होगा। लेकिन प्लैनेट जब मरेगा, पहली बात तो प्लैनेट बहुत कम मरते हैं, क्योंकि प्लैनेट इज नॉट अ मशीन, स्टार इज लाइक अ मशीन, एंड व्हेन द मशीन डाइज देन इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट आई विल शो यू। प्लैनेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है।
गाइस, सबका हो गया है? ठीक है, आगे नोट करिए। ठंडे होकर के टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, ठंडे हुए। ठीक है, जब गैसेस थी तो गैसेस थोड़ी गर्म थी, धीरे धीरे गैसेस ठंडी होने लगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आने लगे। गैसेस थी गर्म थी, ठंडी हुई, पार्टिकल्स जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ते जुड़ते क्या हुआ, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगे, कंबाइन होने लगे तो गोल बनने लगे, लड्डू की तरह। यस गरिमा शर्मा, मिलियन ऑफ इयर्स इट टेक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टार। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार के बारे में, कि स्टार की जो है वो लाइफ साइकिल कैसी होती है। ठीक है, इस तरीके से स्टार जो है अपनी लाइफ में बनता है और फिर बिगड़ता है। तो हमने क्या समझा अभी थोड़ी देर पहले, हमने एक बात समझ ली कि जो नेबुला है, जो नेबुला है, नेबुला यहाँ पे शुरू करते हैं। जो नेबुला है, नेबुला के अंदर जब कंडेंसेशन होती है, कूलिंग होती है, क्लम्स बनते हैं तो स्टार बनता है। ठीक है, तो देखिए नेबुला के अंदर जब कंडेंसेशन होगी, कूलिंग होगी, ठीक है, तो उस प्रोसेस के होने के बाद स्टार का फॉर्मेशन होगा। उसके होने के बाद स्टार का फॉर्मेशन होगा। लेकिन स्टार के बनने से पहले ना एक और स्टेज आती है जिसका नाम होता है प्रोटोस्टार। जिसका नाम क्या होता है? प्रोटोस्टार। ये जो प्रोटोस्टार है, अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोटोस्टार कैसा होता है, तो प्रोटोस्टार कुछ इस टाइप का होता है। इस प्रोटोस्टार के अंदर एक कोर भी होती है। ये जो प्रोटोस्टार है इसके अंदर क्या होती है? कोर होती है। तो ये जो देख रहे हैं इसका सेंटर का एरिया, ये कोर है। प्रोटोस्टार अपने आप में हॉट होता है। ठीक है, मतलब नेबुला में ठंडा हो रहा है तो बीच की स्टेज है प्रोटोस्टार, फिर आएगा स्टार। स्टार जब नेबुला पहले बहुत गर्म था, कंडेंसेशन नहीं हुई थी, हो गई प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार से क्या बनेगा? स्टार। अब प्रोटोस्टार बीच की स्टेज है, बीच की स्टेज में कोर होती है और एक हॉट होता है। लेकिन अभी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रोटोस्टार न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, स्टार न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। तो फर्क क्या हुआ प्रोटोस्टार और स्टार में? प्रोटोस्टार में भी जस्ट न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो प्रोटोस्टार हमने स्टार का बचपना देखा। ठीक है, जस्ट लाइक रेसलर के अंदर वो टैक्टिक्स बचपन में नहीं आती, बट एक बार वो यंग हो गया, पावरफुल हो गया तो वो टैक्टिक्स आ गई। तो प्रोटोस्टार इज द बचपना, चाइल्डहुड ऑफ द रेसलर। रेसलर इज द एक्चुअल स्टार। तो प्रोटोस्टार हॉट है, इसके अंदर कोर होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन अभी नहीं स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट स्टार्टेड, न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट स्टार्टेड। तो ये प्रोटोस्टार है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। दिस इज द प्रोटोस्टार। स्टार की प्रीलिमिनरी स्टेज, स्टार की जो है प्रीलिमिनरी स्टेज है, उसे आप बोलते हैं प्रोटोस्टार। ओके, अब ये स्टार फिर से जो प्रोटोस्टार है, ये भी क्या होता है? फर्दर कंडेंसेशन होता है प्रोटोस्टार का। प्रोटोस्टार का फर्दर कंडेंसेशन होता है। ओके, फर्दर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। नेबुला था, नेबुला में कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, एकदम से क्या बन गया? प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार से फर्दर कंडेंसेशन कंटिन्यू हो रहा है, स्टेज बदल रही है, स्टेज बदल रही है। तो प्रोटोस्टार से फर्दर जो बना, तो कंडेंसेशन एकदम क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाएगा, फर्दर कंडेंसेशन। और एक ऐसा टाइम आएगा जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जब न्यूक्लियर रिएक्शन विल स्टार्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट। और जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है बच्चों, जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होते ही जैसे इंजन चल पड़ा हो, जैसे मशीन चल पड़ी हो, जब जहाज चलता है धुआं निकलता है बहुत सारा, उस टाइप से यहाँ भी हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में तब्दील होने लगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में तब्दील होने लगा, तो यहाँ पे एनर्जी बनने लगी और लाइट बनने लगी। सबसे खास बात, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ प्लस लाइट का फॉर्मेशन हुआ। एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, लाइट का फॉर्मेशन हुआ, और ये असली चीज है जहाँ पे एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोस्टार से अल्टीमेटली बनता है हमारे पास स्टार। इस स्टार के अंदर कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू होता है तो स्टार के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कंटिन्यू होता है। तो स्टार की अगर मैं बात करूं तो स्टार के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन गोज ऑन। स्टार के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन चलेगा तो एनर्जी भी पैदा होगी, लाइट भी पैदा होगी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन चलेगा, एनर्जी भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी, एनर्जी भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। न्यूक्लियर रिएक्शन के होने का कारण क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन के होने का कारण है कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और इतनी ज्यादा कंडेंसेशन होती है कि हाइड्रोजन एटम्स मजबूर हो जाते हैं कंबाइन होकर के हीलियम बनाने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन बनने का कारण क्या है कि स्टार का कंडेंसेशन, स्टार के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर आप देखेंगे उसको, तो स्टार के अंदर जो ओवरऑल हाइड्रोजन एटम्स है वो कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं। और हीलियम बनता है क्यों बनता है? कितनी ज्यादा तरीके से फास्टली कंप्रेस हो रहा है कि कंडेंस हो रहा है कि कंडेंस होते होते इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन किक स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या होता है? किक स्टार्ट हो जाता है और शुरू हो जाता है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि न्यूक्लियर रिएक्शन लाइट भी देता है, एनर्जी भी देता है, और क्या कोई और रोल है न्यूक्लियर रिएक्शन का? तो मैंने उसको बोला कि हाँ बिल्कुल, स्टार को अगर मैं देखूंगा, अगर मैं स्टार को देखूंगा तो मुझे स्टार इस तरीके से नजर आ रहा है, और इस तरीके से जो मुझे स्टार नजर आ रहा है उसके बाहर जो है लाइट एमिट हो रही है, तो स्टार है, ये स्टार बन गया। इस स्टार के अंदर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, स्टार के अंदर से लाइट भी निकल रही है, स्टार के अंदर से रिएक्शन भी हो रहा है, लाइट भी निकल रही है। लेकिन स्टार के अंदर भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। स्टार के अंदर भी जो उसका वेट है वो ट्राई कर रहा है कि स्टार कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, अपने अंदर ही फूट जाए। जैसे बल्ब है, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में ब्लास्ट करते हैं, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, डेब्रिस बन जाती है। तो स्टार के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो उसको क्या कर रही है? दबाना चाह रही है, कंप्रेस करना चाह रही है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन उसको क्या कर रहा है? अंदर से प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो अंदर से प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार को फुला रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन बोल रहा है कि मैं तुमको मदद करूंगा कि तुम स्टार बने रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो लगने वाली ग्रेविटी फोर्सेस हैं वो क्या कर रही है? तुमको पिचकाना चाह रही है, वो तुमको पिचकाना चाह रही है। तो ग्रेविटी फोर्सेस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो स्टार के अंदर है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन स्टार, दे ट्राई, स्टार के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, दे ट्राई टू कोलैप्स द स्टार, स्टार को कोलैप्स करना चाह रही है। ठीक है, स्टार को कोलैप्स करना चाह रही है, दे ट्राई टू कोलैप्स द स्टार, दे ट्राई टू कोलैप्स द स्टार। ठीक है, ट्राई करके स्टार कोलैप्स कर, लेकिन इसको कोलैप्स होने से कौन बचा रहा है? इसको कोलैप्स होने से बचा रहा है कौन? अंदर का न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, अंदर का न्यूक्लियर रिएक्शन। बट न्यूक्लियर रिएक्शन प्रिवेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रिवेंट स्टार फ्रॉम कोलैप्सिंग। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार को बचा रहा है। तो गाइस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों। नेबुला था, नेबुला में कंडेंसेशन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार में कोर थी, प्रोटोस्टार गर्म था, लेकिन अभी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। प्रोटोस्टार हॉट जरूर है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ है।
जैसे ही प्रोटोस्टार और कंडेंस होता है, जैसे ही और ज्यादा कंडेंस होता है प्रोटोस्टार, कंडेंसेशन होते होते उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन किक स्टार्ट हो जाता है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन किक स्टार्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम में बनता है तो एनर्जी भी बनती है और लाइट भी बनती है। तो स्टार के अंदर लाइट भी आती है, स्टार में से एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी भी, लाइट भी, और न्यूक्लियर रिएक्शन भी चल रहा होता है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन से मदद होती है कि स्टार के अंदर की ग्रेविटी उसे फोड़ना चाहती है, कोलैप्स करना चाहती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार को फुला करता है। जैसे आप शरारती बच्चे हैं, आप गुब्बारे को फोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, तो आप उसकी ग्रेविटी फोर्सेस है, लेकिन गुब्बारे के अंदर हवा है, हवा उसको फोड़ने नहीं देगी, हवा में प्रेशर बना के रखी है। वो हवा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो गुब्बारे के अंदर जो हवा है जिसने गुब्बारे को बचा रखा है फोड़ने से, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन बाहर की तरफ पुश कर रहा है और ग्रेविटी फोर्सेस अंदर की तरफ पुश कर रही है, इसलिए स्टार जिंदा है। अब देखते हैं स्टार मरता कब है। स्टार की मौत के बारे में बात करेंगे कि स्टार कैसे मरता है। यहीं पे जो स्टार है ना, वो दो तरह के स्टार बनते हैं। मैं दोनों तरह की लाइफ साइकिल आपको दिखाऊंगा, कैसे स्टार बनते हैं और कैसे उनकी डेथ होती है। मिस्टर शिवम, बातें मत करिए, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिस प्रिया, आप भी। प्रिया, अंशु सिंह, शिवम, शक्या, प्लीज पर्सनल बातें ना करें क्लास में, ठीक है? आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। आई थिंक बीइंग रिस्पांसिबल आपको समझना चाहिए। बार बार बोलने का फिर कोई फायदा नहीं है, आप लोग प्लीज समझिए। इस कमेंट बॉक्स में अननेसेसरी बातें ना करें। पर्सनल टॉक्स प्लीज डोंट डू। प्रिंसी, द मेंस क्वेश्चन कैन कम, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेंस एंड प्री। ओके, सुपर। सभी ने कर लिया है? मेगा क्लस्टर का मतलब होता है सभी गैलेक्सीज मिलकर के जो क्लस्टर बनाती है, मेगा क्लस्टर। एक जगह पे बहुत सारी कंपनीज है तो मेगा क्लस्टर ऑफ कंपनीज, एक जगह पे बहुत सारे स्कूल है, मेगा क्लस्टर ऑफ स्कूल, तो गैलेक्सी का मेगा क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है गाइस? तो देखिए, अब स्टार्स भी जो है, हमने देखा कि जो स्टार्स हैं वो दो तरह के स्टार्स होते हैं, ठीक है? स्टार्स भी दो तरह के स्टार्स होते हैं, एक होता है छोटा स्टार और एक होता है बड़ा स्टार। वन इज स्मॉल स्टार, वन इज बिग स्टार। अलग अलग साइज के स्टार बनते हैं, वन इज द स्मॉल स्टार, वन इज द बिग स्टार। ये अलग अलग तरह के स्टार्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो देखिए, ये छोटे स्टार और बड़े स्टार, अगर इन दोनों की बात करें, स्मॉल स्टार एंड बिग स्टार, तो इसमें जो स्मॉल और बिग स्टार है, इनमें कैसे इनकी स्टार्टिंग तो देखिए कैसे होती है, इनकी डेथ कैसे होती है, फाइनली स्टार के साथ क्या होता है, लाइफ साइकिल की हम बात करें तो मैं यही आपको बता देता हूँ कि स्टार्स जो है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए स्मॉल स्टार जो है इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा होता है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है? इसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा होता है, बिग स्टार में भी न्यूक्लियर रिएक्शन गोज मतलब चल रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन सब में, राइट? तो एक पॉइंट ऐसा होता है, ये स्मॉल स्टार जो है, ये पहले स्मॉल स्टार की बात करते हैं। स्मॉल स्टार से रेड जाइंट स्टार बन जाता है, रेड जाइंट स्टार। तो स्मॉल स्टार से रेड जाइंट स्टार बन जाता है। कब बनता है रेड जाइंट स्टार? जब इसके अंदर सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसके अंदर सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम पे ये रेड जाइंट स्टार बन जाता है और थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, राइट? तो ये चीज कब होती है? व्हेन ऑल हाइड्रोजन फ्यूज्ड इनटू हीलियम, जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाता है। जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाता है, अगर सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और सारा हाइड्रोजन फिनिश हो गया हीलियम में और अभी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रेड जाइंट स्टार में डेवलप हो जाता है, रेड जाइंट स्टार। तो रेड जाइंट स्टार क्या है? रेड जाइंट स्टार एक ऐसा स्टार है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि जो सारा हीलियम है वो सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और कन्वर्ट होते होते अब आखिरी हाइड्रोजन जो बचा है बाहर बाहर सरफेस पे, वो भी कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ध्यान सुनिए, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा बट दोबारा नहीं, आप ध्यान सुनेंगे। तो छोटा स्टार, बड़े स्टार, दो तरह के स्टार है, न्यूक्लियर रिएक्शन दोनों में चल रहा है। छोटे स्टार की कहानी पहले समझते हैं। छोटे स्टार में रेड जाइंट स्टार डेवलप होता है अगली स्टेज पे। जब न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हुआ है? न्यूक्लियर रिएक्शन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट हुए हैं हीलियम में, ये प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन एक टाइम बाद हाइड्रोजन खत्म होने शुरू हो जाते हैं, एक टाइम बाद हाइड्रोजन कम पड़ने शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोजन खत्म होने लग जाता है तो हाइड्रोजन अंदर खत्म हो गया, सरफेस पे बचे हैं, तो स्टार लेता है रेड जाइंट स्टार का रूप। और जब रेड जाइंट स्टार की अगली स्टेज पे हम देखें तो अगली स्टेज में क्या होता है? अगली स्टेज में जो रेड जाइंट स्टार है वो एक तरीके से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। इट कंप्लीटली टर्न्स इनटू नेबुला, ये नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है, ये नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसा नेबुला है जिसमें हाइड्रोजन टोटली खत्म हो चुका है, अब जो बचा था हीलियम बचा है, और वो जो हाइड्रोजन जो खत्म हो गया और जो हीलियम बचा था, एक तरीके से जो राख बची थी वो भी ग्रेविटी से कोलैप्स हो गया। तो एक तरीके से ये ऐसा नेबुला है जिसमें गैसेस बाहर की तरफ उड़ रही हैं और अंदर की तरफ स्टार उड़ रहा है। मतलब अगर इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊं इस पर्टिकुलर स्टार की, तो इस टाइप का है, ये इस टाइप का है रेड जाइंट स्टार के बाद, कि इसका जो ओवरऑल गैसेस हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं, फ्यूल खत्म हो चुका है इसमें, ठीक है? और इसके अंदर का जो कोर है वो अंदर की तरफ फूट रहा है, कोर इज गोइंग इनसाइड, कोर अपने ही अंदर फूट रहा है, कोर अंदर जाता है और जो गैसेस हैं फट के बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है? तो गैसेस हैं वो फट के बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो स्टार इज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, इट विल बी कोलैप्स अंडर द ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो नेबुला वाली स्टेज है इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, स्टार में फ्यूल खत्म हो जाता है, स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, तो उसकी जो कोर है वो कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स अंडर द ग्रेविटी, और जो आउटसाइड मैटर है वो बाहर की तरफ इजेक्ट होता है। स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, कोर कोलैप्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कोर कोलैप्स हो जाती है। इट इज लाइक स्टार का पेट, कोर मतलब पेट, स्टार का कोर जो है वो अंदर की तरफ फटता है, अंदर की तरफ जाता है, गिरता है क्योंकि भारी है, अंदर की तरफ फूटता है, और स्टार के जो बाहर का एरिया उसका शरीर वो बाहर की तरफ गिरता है, उसकी खाल उतरती है, उसकी स्किन बाहर की तरफ गिरने लग जाती है, बिकॉज़ फ्यूल खत्म तो स्टार खत्म, स्टार खत्म तो उसकी खाल बाहर की तरफ गिरेगी और उसका अंदर की तरफ पेट श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, भूखा आदमी उस टाइप से। तो नेबुला उसे बोलते हैं जिसमें बाहर की तरफ गैसेस इजेक्ट हो रही है, कोर कोलैप्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में जो है कोर अंदर की तरफ कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है और आउटर लेयर स्पेस में इजेक्ट हो जाती है, आउटर लेयर इजेक्ट इन स्पेस, इजेक्ट बाहर की तरफ निकलती है आउटर लेयर। तो ये कोर है छोटा सा और ये आउटर लेयर्स है, ये नेबुला में कन्वर्ट हो गया है स्टार, इसे बोलते हैं प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी टाइप नेबुला इसे बोल सकते हैं, अदर देन नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला इसे बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है? क्योंकि तो राख बन गया, राख उड़ रही है बाहर की तरफ, ओके? तो धीरे धीरे स्टार अपना रंग बदलना चेंज होता है, धीरे धीरे स्टार अपना रंग बदलना स्टार्ट करता है, और जब स्टार अपना रंग बदलना स्टार्ट करता है तो बन जाता है, अब देखिए क्या होगा गाइस, आप ध्यान से समझिए, इमेजिन करिए, पहले तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, स्टार जिंदा था, स्मॉल स्टार था, बिग स्टार था, स्टार कैसा था देखने में? देखो स्टार कुछ इस टाइप का था, जिंदा था बिल्कुल, ये छोटा स्टार था, इसके बाहर लाइट भी थी, ये छोटा स्टार था, ठीक है? दिस वाज अ स्मॉल स्टार, ये था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया, रेड जाइंट स्टार बन गया, इससे थोड़ा साइज बड़ा हुआ, ये रेड जाइंट स्टार बन गया, यहाँ पे नेबुला बन गया। तो ये जब नेबुला बना तो बाहर का तो
हवा में उड़ गया सारा डेब्रिस, सारे ओवरऑल जो इसकी धूल मिट्टी थी वो बाहर उड़ गई, आउटर लेयर इजेक्ट इन स्पेस, लेकिन जो अंदर का कोर था छोटा सा, वो के अंदर श्रिंक होकर रह गया, वो बन गया व्हाइट ड्वार्फ स्टार। वो क्या बन के रह गया? व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, छोटे साइज का, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। व्हाइट ड्वार्फ स्टार क्या होता है? बिना फ्यूल का स्टार, बिना फ्यूल का स्टार, बच्ची कुछ लाइट एमिट कर रहा होता है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार, स्टार विदाउट फ्यूल, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, स्टार विदाउट फ्यूल। ओके, स्टार विदाउट फ्यूल, बिल्कुल उसमें फ्यूल नहीं है, जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ओके, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही है बस उसमें। तो एक तरीके से जो बचा खुचा लास्ट आखिरी का फ्यूल है, जैसे गाड़ी में आते पेट्रोल बचाता है, थोड़ी बहुत गाड़ी आपकी मारती है, उस टाइप का है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, स्टार विदाउट फ्यूल। तो छोटा सा इस टाइप का व्हाइट ड्वार्फ स्टार जो है बन जाता है, इसको आप चाहे तो व्हाइट से बना सकते हैं, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, छोटा सा स्टार बन जाता है, स्टार विदाउट फ्यूल, एमिट स्मॉल लाइट, छोटी सी लाइट, क्यों? बच्ची कुछ लाइट, थोड़ी बहुत बच्ची कुछ लाइट, हल्की फुल्की, ठीक है, छोटी हल्की फुल्की लाइट। जब इसमें लाइट भी निकलनी बंद हो जाती है तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाता है। जब इसमें लाइट निकलनी बंद हो जाती है देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक ड्वार्फ स्टार, ठीक है। ब्लैक ड्वार्फ स्टार में तो लाइट नहीं बचती, ओके, तो आप बोल सकते हैं नो फ्यूल नो लाइट, नो फ्यूल नो लाइट, और जब कोई फ्यूल नहीं है, कोई भी उसमें लाइट नहीं है, ठीक है, तो ये लाइट एमिशन भी स्टॉप कर देता है, इट स्टॉप लाइट, स्टॉप लाइट एमिशन, ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ स्टार। ब्लैक ड्वार्फ स्टार मैं आपको रेड से दिखा रहा हूं क्योंकि ब्लैक कलर में चलेगा नहीं, तो ब्लैक ड्वार्फ स्टार ये बन जाता है इस तरीके का, दिस इज ब्लैक ड्वार्फ स्टार। तो गाइस क्या स्टेजेस रही स्टार्स की, क्या स्टेजेस रही स्टार की? स्टार की स्टेजेस रही, पहले स्टार था बढ़िया चल रहा था, छोटा था बढ़िया चल रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम मतलब लाइट भी एनर्जी भी प्रेशर भी, स्टार को जिंदा रखा हुआ था, लाइट भी दे रहा था दुनिया को, बच्चे पोएम गा रहे थे अर्थ के ऊपर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये लाइट स्टार था। धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो वो जब खत्म होने शुरू होते हैं तो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है, तो ये दिया जो है छोड़ा जाता है, बड़ा जाता है, रेड जाइंट स्टार बन जाता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अबाउट टू फिनिश, हाइड्रोजन्स आर अबाउट टू बी फिनिश्ड, अबाउट टू बी फिनिश्ड, हाइड्रोजन जस्ट खत्म होने वाले हैं इसके अंदर। तो जब ये कंडीशन आ गई तो इसकी जो कोर है वो तो अपनी ग्रेविटी में ऑलमोस्ट, जब ये हाइड्रोजन अब सब इस्तेमाल हो गए तो कैसे चल जाती है कि जो कोर है वो फूटनी शुरू हो जाती है अपने अंदर, और जो कूड़ा निकलता है, जो डेब्रिस निकलता है, जो बिल्डिंग टूटती है तो बहुत सारा बाहर की तरफ भी धुआं निकलता है, तो धुआं वो बाहर निकल जाता है। तो स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इस स्टेज में, कोर कोलैप्स अंडर ग्रेविटी, कोर जो है वो ग्रेविटी में कोलैप्स होती है, आउटर लेयर जो है बाहर की तरफ निकलती है, कोर कोलैप्स, दिस इज द कोर कोलैप्स अंडर ग्रेविटी, आउटर लेयर बाहर की तरफ निकलती है। और जब ये कंप्लीटली ऐसा होता है तो बाहर का तो धुआं उड़ गया सारा, बचा क्या छोटा सा कोर, वो कोर फाइनली बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, स्टार बिना किसी फ्यूल के, स्टार बिना किसी फ्यूल के, ओके, एंड जब स्टार बिना किसी फ्यूल के बचा है तो थोड़ी बहुत बची कुछ लाइट निकाल रहा है, वो थोड़ी बहुत बची कुछ लाइट जिस दिन बुझ गई उस दिन बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ स्टार, काला बौना स्टार, स्टार खत्म हो जाएगा, स्टार विल फिनिश। ये छोटे स्टार की कहानी है, छोटे स्टार की लाइफ साइकिल है, इस तरीके से छोटा स्टार चलता है। गैसेस आर नॉट पावरफुल टू बी एक्सेप्टेड बाय ग्रेविटी बिकॉज़ ग्रेविटी मोस्टली टेक केयर ऑफ व्हाट, ग्रेविटी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, गैसेस अपने प्रेशर से बाहर की तरफ जाती है। जब बिल्डिंग टूटती है तो धुआं कितने अंदर गिरता है, जब बिल्डिंग देखिए आप लोग ब्लास्ट हुआ कहीं पे बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग पूरी नीचे गिरती है, लेकिन धुआं अड़ोसी पड़ोसी गर्म हो जाता है, क्यों? न्यूटन्स थर्ड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, अगर एक्शन नीचे तो रिएक्शन बाहर की तरफ, इसलिए गैसेस एक्शन अंदर तो रिएक्शन बाहर की तरफ, लाइक दैट। जब गोली चलती है तो बुलेट आगे जाती है, लेकिन जो धुआं है वो बैरल से पीछे की तरफ आता है, हमें भी धुआं फील होता है और गन को भी धुआं फील होता है, राइट? तो दिस इज रिएक्शन। ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से नोट कर लें बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट दिखाता हूं बड़े ड्वार्फ स्टार के साथ क्या होता है, बिग स्टार के साथ क्या होता है। रोहित सिंह, ये चीजें बहुत जल्दी नहीं होती, इट टेक्स मिलियन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, तो इसको एकदम ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, बट स्टार के साथ यही होता है। सन भी एक स्टार है बिल्कुल, और आप लोग क्लियर नोट करोगे तो बहुत हम लोग सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, जल्दी कर लीजिए फटाफट। ओके ओके, तो ये बात हुई अभी जो हमने देखा किसकी, ये बात हुई स्मॉल ड्वार्फ स्टार की। हम बिग स्टार के बारे में बात करते हैं एक बार। ये जो बिग स्टार है, ठीक है, अगर हमारे पास एक बिग स्टार है तो बिल्कुल वैसे ही बात करूंगा, बिग स्टार मतलब बड़े साइज का होगा, अगर बड़े साइज का है स्टार तो वो भी आराम से चल रहा होगा, उसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन अच्छा खासा हो रहा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे होंगे, हीलियम बना रहे होंगे तो बढ़िया एनर्जी बन रही होगी, लाइट भी बन रही होगी, ये सब चीजें हो रही होंगी, ठीक। ओके, तो अब पॉइंट है कि बिग स्टार की बात क्या हुआ, देखिए जब बिग स्टार थे, जब हमें सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल था, तो स्टार था, लाइट भी आई थी, प्रेशर भी सब कुछ था, लेकिन एक स्टेज आई इसका फ्यूल जो है रन आउट होना स्टार्ट हो गया, फ्यूल जब खत्म होना स्टार्ट हुआ तो ये फिर से बड़ा स्टार था, तो पहले छोटा स्टार क्या बना था, रेड जाइंट, ये बनेगा रेड सुपर जाइंट। पहले वाला स्टार क्या बना था, रेड जाइंट स्टार, ये बनेगा रेड सुपर जाइंट स्टार, तो इसको बोला गया रेड सुपर जाइंट, उससे भी बड़ा रेड सुपर जाइंट स्टार। जो रेड सुपर जाइंट स्टार था, रेड सुपर जाइंट स्टार की अगर हम बात करें बड़े साइज का, तो रेड सुपर जाइंट स्टार क्यों बना, क्योंकि जितना भी हीलियम बन रहा था वो भी कन्वर्ट होने लगा किसमें, हेवी एलिमेंट्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल कार्बन में, हीलियम वाज स्टार्टेड गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, कंप्लीटली यूटिलाइज हुआ था हीलियम और फिर हेवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल कार्बन। तो रेड सुपर जाइंट स्टार की अगर हम बात करें तो क्यों बना, क्योंकि ऑल हाइड्रोजन फिनिशिंग, ऑल हीलियम फ्यूजिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू हेवी एलिमेंट्स यानी कि कार्बन एंड रिलीजिंग एनर्जी हेवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ था, तो वो बड़ा होने लगा, साइज में एक्सपैंड करने लगा, एनर्जी रिलीज कर रहा था, एक्सपैंड करने लगा, सुपर जाइंट स्टार बन गया। तो पहले नॉर्मल चल रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे रेड जाइंट स्टार अपना हीलियम खत्म करने लगा, ठीक है, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, और एक टाइम ऐसा आया जब वो ज्यादा बड़ा तो वो फटा, और जब वो फटा तो फटने के बाद उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा।
तो जो अगली स्टेज बनी उसको हमने बोला सुपरनोवा, और सुपरनोवा वाज नथिंग बट इट वाज द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ द स्टार। स्टार की एक अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोजन होता है। जब बड़े लेवल पे स्टार के एक्सप्लोजन हुआ तो ये रेड जायंट स्टार जब फटा, ठीक है, जब ये बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ रेड जायंट स्टार, तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने से इट गॉट कन्वर्टेड इनटू सुपरनोवा। जैसे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ हो, इट इज द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ अ स्टार। सुपरनोवा इज नथिंग बट इट इज द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ द स्टार। स्टार की एक्सप्लोजन बम धमाके से हुई मृत्यु को बोलते हैं क्या? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा इज डिफाइंड एज एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ द स्टार। एक बड़ा भारी धमाका हुआ जिसके वजह से स्टार क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ। स्टार एक्सप्लोड हुआ और फटा तो सुपरनोवा बन गया। और जब सुपरनोवा हुआ तो उससे क्या हुआ? एक बहुत भयंकर चमक निकली। देखा न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो उससे बहुत बड़ी एक मशरूम बनता है, भयंकर चमक निकलती है। जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो आपने देखा होगा न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है इस तरीके से तो एक बड़ा सा मशरूम का बादल बन जाता है ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे गैसेस निकलती हैं बहुत ज्यादा, और जब गैसेस निकलती हैं तो आपने देखा होगा एक लाइट भी एमिट होती है, ठीक है। तो नीचे में न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा रहा हूं आपको। तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से क्या होता है? एक गैसेस का मशरूम निकलता है, ये भी नीचे भी गैसेस निकलती हैं, लेकिन यहाँ से लाइट एमिट होती है। यहाँ से क्या होती है? लाइट एमिट होती है। ऐसे ही इसमें भी हुआ, जब एक्सप्लोसिव डेथ हुई तो बहुत भयंकर लाइट एमिशन हुआ, बहुत भयंकर लाइट का एमिशन हुआ। और वो लाइट का एमिशन कितना था? जैसे कि 100 मिलियन सन्स एक साथ चमक गए हो। लाइट का एमिशन लाइक इक्वल टू 100 मिलियन सन्स, 100 मिलियन सन, इतना भयंकर, बस माइक्रो सेकंड के लिए, बहुत ही मिनिमल टाइम के लिए। ओके, तो इस तरीके से सुपरनोवा हो जाता है, ठीक है। अब सुपरनोवा के अंदर क्या हो रहा होता है? देखिए सुपरनोवा के अंदर अगर मैं बात करूं तो सुपरनोवा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये सुपरनोवा है ना, इस सुपरनोवा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इस सुपरनोवा के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, ये कंबाइन हुए होते हैं। जब सुपरनोवा डेथ हुई होती है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ना कंबाइन हो होते हैं। जब कंबाइन हो होते हैं तो एक और स्टार को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन स्टार। इसका नाम क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार कैसे बना? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? सुपरनोवा में, सुपरनोवा में। तो न्यूट्रॉन स्टार कैसे बना बच्चों? जब फटा था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, उन लोग आपस में मिले नेगेटिव पॉजिटिव, तो उन्होंने मिलकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने मिलकर के सुपरनोवा के अंदर क्या किया? न्यूट्रॉन स्टार को बनाया। न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी वेरी हाई, डेंसिटी जो है वो न्यूट्रॉन स्टार की बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा भयंकर डेंसिटी होती है। 3 टाइम सन से भी ज्यादा इसका मास होता है, सन से भी ज्यादा मास होता है, ठीक। अब जब न्यूट्रॉन स्टार भी फट जाता है, न्यूट्रॉन स्टार की भी जब लिमिट आ जाती है उसके बाद बनता है ब्लैक होल। उसका क्या बनता है? ब्लैक होल। दोबारा सुनिए, पूरी प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा स्टार था जिसमें देखा छोटा स्टार मजे में था, फिर रेड जायंट बना, नेबुला बना, व्हाइट डॉर्फ बना, ब्लैक डॉर्फ बना। ये प्रोसेस में क्या हुआ? इस प्रोसेस में पहले बिग स्टार था, आराम से चल रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम ये था, तो लाइट भी थी, लाइट के साथ साथ एनर्जी भी थी, ये सब चीजें आराम से चल रही थी। जब ये सिस्टम खत्म होने लगा, हाइड्रोजन जो थे सारे के सारे जो हाइड्रोजन थे वो हीलियम में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, हीलियम सारे कार्बन में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, हीलियम खत्म, हाइड्रोजन खत्म, तो सारा फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म, तो जो स्टार का शेप बनाने लगा और वो बड़ा करके एक सुपर रेड सुपर जायंट बन गया। जब रेड सुपर जायंट बना तो उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि स्टार जो है उसके अंदर का सारा फ्यूल खत्म हो गया, स्टार ब्लास्ट हुआ, जैसे पहले हुआ था। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है इसमें स्टार की एक्सप्लोजन के साथ डेथ होती है, मृत्यु तो होती है लेकिन एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब फटता है, तो उसमें लाइट भी निकलती है 100 मिलियन सन्स के बराबर। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उसके अंदर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब उसके अंदर होते हैं तो वो मिल जाते हैं, तो मिलते हैं तो न्यूट्रल चार्ज बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अब जब न्यूट्रॉन स्टार भी फटता है, कोलैप्स हो जाता है, अगर न्यूट्रॉन स्टार को दिखाऊं ना तो इसके बाद जो न्यूट्रॉन स्टार है वो कुछ टाइप का है। इसके अंदर न्यूट्रॉन स्टार के अंदर एक जस्ट छोटा सा इसका सेंटर है, न्यूक्लियस है। जब ये अंदर ही अंदर गिरेगा, जब ये कोलैप्स कर जाएगा तब ब्लैक होल का फॉर्मेशन होगा। और वो ब्लैक होल जब एक स्टार अपनी ग्रेविटी से अपने ही अंदर गिरना शुरू हो जाता है तो जब वो स्पेस में बहुत तेजी से नीचे गिरता है तो वो स्पेस में छेद करता हुआ चला जाता है। इमेजिन सिचुएशन, अभी हवा है मेरे चारों तरफ, आपके चारों तरफ हवा है, एक चीज इतनी तेजी से गिर रही है कि जो हवा है ना उसमें भी होल कर देगी। हवा तो चारों तरफ है, तो हवा में होल कैसे कर सकता है? हवा में होल ऐसे कर सकता है, वो इतनी जोर से होल करेगा, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, कि हवा जहां है और जहां से वो निकल रहा है ब्लैक होल, वो बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां पे कोई भी हवा नहीं होगी, और वहां पे एब्सेंस होगी हवा की, और वहां पे अलग दुनिया होगी, और वो दुनिया होगी ब्लैक होल, वहां पे कोई लाइट भी नहीं होगी, इसलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं। वो डार्क मैटर होगा, इस तरीके से ब्लैक होल बनता है। तो ब्लैक होल बनता कैसे? जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स करता है बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी तो ब्लैक होल बनता है। जब न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स करेगा, जब न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स करेगा तो कोलैप्स करने से क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार जब कोलैप्स करेगा तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन होगा। ये ब्लैक होल बनेगा कैसे? मान लेते हैं एक स्पेस में न्यूट्रॉन स्टार है, ओके, तो एक स्पेस में स्टार है, ठीक है, जगह मान लेता हूं मैं स्टार है, ये मैंने जगह पे स्टार बना दिया। ध्यान सुनिएगा प्लीज, बिना बात के ध्यान सुनिए, यही वो स्टार है, ये वाला, ठीक है, ये वो वाला स्टार है, ठीक है। और ये एक स्पेस है, चादर टाइप, मान लेते हैं ये चादर टाइप स्पेस है, एक जगह है जहाँ पे स्टार है, ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी जगह है, राइट, एक शीट टाइप बना रहा हूँ, उस शीट में ये न्यूट्रॉन स्टार प्रेजेंट है, उस शीट में क्या है? ये न्यूट्रॉन स्टार प्रेजेंट है। जब ये न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स करेगा तो ये स्पेस में गिरना शुरू हो जाएगा, और जब न्यूट्रॉन स्टार स्पेस में गिरेगा तो गिरता चला जाएगा, जस्ट लाइक यू आर फॉलिंग फ्रॉम अ स्पेसशिप, सैटेलाइट से कोई आदमी गिर रहा है नीचे तो गिरता ही जा रहा है, और जहां जहां वो आदमी गिर रहा है वहां वहां हवा में छेद करता हो जा रहा है, और फिर उस जगह पे ब्लैक होल का क्रिएशन हुआ है। तो जब इसका कोलैप्स होगा, जब ये न्यूट्रॉन स्टार जो है कोलैप्स करेगा, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन स्टार, दिस इज व्हाट न्यूट्रॉन स्टार। अभी न्यूट्रॉन स्टार क्या करता है? कोलैप्स करता है नीचे की तरफ, न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्सेस ड्यू टू डेथ, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो ग्रेविटी को क्या करेगी? नीचे की तरफ खींचेगी। तो ये पूरा जो स्पेस है ना, ये जो पूरा स्पेस है इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो जब स्पेस डिस्टॉर्ट होगा तो जो डिस्टॉर्टेड स्पेस है वो किस तरीके का नजर आएगा हमको? जो डिस्टॉर्टेड स्पेस होगा वो हमको किस तरीके का नजर आएगा? ये जो पूरा का पूरा स्पेस होगा, ये पूरा का पूरा स्पेस अंदर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जो पूरा का पूरा स्पेस होगा वो अंदर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब पूरा स्पेस अंदर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा पत्थर की तरह स्टार पूरे स्पेस को नीचे की तरफ लेके चला गया, और जब नीचे की तरफ लेके गया तो इसने क्या किया? इसने अपने अराउंड एक होल क्रिएट किया, और वही होल क्या है? वही होल ब्लैक होल है। और वो ब्लैक होल जो है वो इतनी नीचे तक जा रहा है, इतनी दूर तक जा रहा है कि उसके अंदर हम देखेंगे डेंसिटी इनफाइनाइट है। इसके अंदर हम देखेंगे तो डेंसिटी इनफाइनाइट है। डेंसिटी क्या है? इनफाइनाइट। कोई भी चीज के अंदर आएगी, कोई भी चीज के अंदर आएगी तो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस छेद पे से क्या हुआ होगा? स्टार नीचे की तरफ गया होगा। ये स्टार यहाँ से नीचे गया था, स्टार वेंट डाउन इन दिस होल, स्टार वेंट डाउन इन दिस होल, ओके।
सो ब्लैक होल ने क्या किया, ये स्पेस था टाइम को कोलैप्स कर दिया, एक तरीके से एक बहुत बड़ा होल कर दिया, और उसके अंदर जाने कोई बॉडी के अंदर आएगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी। ब्लैक होल की बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल इज वेरी बिग, ये स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ब्लैक होल ने क्या किया, दिस इज द ब्लैक होल। ब्लैक होल ने क्या किया, इसने स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दिया, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी इज इनफाइनाइट, ग्रेविटी इज आल्सो इनफिनिटी। जो मैंने बनाया है दिस इज इनफिनिटी साइन, दिस इज इनफिनिटी साइन, नो पॉइंट, इट विल नेवर स्टॉप। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन स्टार जो है ना, इसके अंदर जो कोर है वो बहुत हैवी है, तो जो इसकी कोर है ये बहुत ज्यादा हैवी है, दिस इज हाईली हैवी कोर। तो जो हैवी कोर है वो इतनी हैवी जाती है, एक टाइम बाद डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, एक टाइम ऐसा आता है ये कोर अपनी जगह पे रह नहीं पाती और ये गिरना शुरू कर देगी। जब गिरना शुरू करेगी तो जहां जहां से गिरेगी वहां पे क्या करेगी, ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो पॉइंट इज कि बिग स्टार था, सुपर जायंट बना, सुपरनोवा, एक्सप्लोसिव डेथ हुई, न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार इसके अंदर जो कोर है वो बहुत हैवी है, जब वो बहुत हैवी है तो कोर यहाँ पे है न्यूट्रॉन स्टार की। जो न्यूट्रॉन स्टार है ये बहुत हैवी है, जब ये बिल्कुल खत्म हो गया, फ्यूल नहीं बचा, तो इट इज लाइक जैसे आपने देखा है आदमी जब डूबता है, डूबने मतलब आदमी जब बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देता है, स्विमिंग छोड़ देगा तो उठ शुरू कर देगा। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या करता है, स्विमिंग छोड़ देता है। मतलब न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जब तक पावर थी थोड़ी बहुत, जब वो अलग फॉर्म में था तो वो आराम से चल रहा था, इट वाज फ्लोटिंग। द मोमेंट न्यूट्रॉन स्टार डाइज, वो अपने हाथ पांव छोड़ देगा, छोड़ देगा तो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा, लाइक मैन डाइज एंड स्टार्ट गेटिंग, बट जब डेथ हो जाएगी तो बॉडी ऊपर फ्लोट करती है, डिफरेंट छोटी सी चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन स्टार तो हैवी है, जब तक ऊपर है रिएक्शंस हुए हैं वो फ्लोट कर रहा है, जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार मारा तो उसने अपने हाथ पांव बांध लिया, वो बिल्कुल नीचे जाएगा, वो क्या करेगा, ब्लैक होल को क्रिएट कर देगा, ब्लैक होल को क्रिएट कर देगा। कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि कितने नंबर ऑफ ब्लैक होल्स हैं, कोई भी स्टार गिरता है तो देयर कुड बी बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स। ठीक है, कोई भी स्टार मरेगा तो ब्लैक होल बनेगा, अगर बड़ा स्टार मरेगा तो क्या होगा, ब्लैक होल मरेगा। ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डार्क है मैटर, वो ब्लैक स्टार नहीं है, ब्लैक ड्वार्फ स्टार अलग है, ब्लैक होल अलग है, दोनों चीजें अलग अलग। मैं आपको जो मैंने समझाया ना, मैं आपको दिखा देता हूं वो चीजें पिक्चर में। आई विल शो यू दोस ऑल थिंग्स। सी दिस इज द नेबुला, दिस वाज द इनिशियल प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार के बाद ये स्मॉल स्टार है, छोटा स्टार, ये है रेड जायंट स्टार जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। दिस इज अ रेड जायंट स्टार, थोड़ा सा बड़ा है साइज में। और रेड जायंट स्टार में क्या होता है यार, रेड जायंट स्टार में क्या होता है, उसकी जो ग्रेविटी से उसकी कोर अंदर की तरफ कोलैप्स होती है, और जो बाकी का जो मैटर है वो बाहर की तरफ निकलता है। बाकी का मैटर क्या करता है, वो बाहर की तरफ निकलता है, ये मैटर बाहर की तरफ निकल रहा है, और फाइनली वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। कुछ टाइम बाद व्हाइट ड्वार्फ। छोटा स्टार के साथ क्या होता है, छोटा स्टार इनिशियली प्रोटोस्टार, स्मॉल स्टार, रेड जायंट स्टार, देन प्लैनेटरी नेबुला, और फाइनली व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। ठीक है, लेकिन बड़े स्टार के साथ क्या हुआ है, देखिए ये रिपीटेशन ही है जो हमने पढ़ा अभी तक उसका। फिर से प्रोटोस्टार, फिर से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार जो है लार्ज स्टार में कन्वर्ट होता है, प्रोटोस्टार के कन्वर्ट इनटू लार्ज स्टार। ये लार्ज स्टार जब इसका फ्यूल खत्म होना शुरू हो जाएगा, ये बड़ा सुपर जायंट बनेगा, रेड सुपर जायंट। ये क्या बनेगा, बड़ा सुपर जायंट बनेगा, रेड सुपर जायंट। अब जब रेड सुपर जायंट बनेगा तो रेड सुपर जायंट क्या होगा, जैसे फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया तो ये सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोसिव डेथ होता है। देखिए ये है सुपरनोवा, एक्सप्लोजन देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, दिस इज काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, एकदम ब्राइट लाइट बनती है, जैसे अचानक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो, 100 मिलियन सन्स के बराबर रोशनी निकलती है, सुपरनोवा। सुपरनोवा जस्ट पहले क्या था, रेड सुपर जायंट, रेड सुपर जायंट के बाद क्या था, सुपरनोवा। सुपरनोवा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज न्यूट्रॉन स्टार, ये है न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार ये अपने आप में कोर है स्ट्रॉन्ग, देख सकते हैं आप, न्यूट्रॉन स्टार जो है इसमें ये इसकी कोर है, और ये कोर क्या है, बहुत हैवी, बहुत हैवी। और जब ये न्यूट्रॉन स्टार मरेगा तो उसकी कोर इतनी हैवी होती है, कोर गिरनी शुरू हो जाती है, ये कोर जो है नीचे की तरफ गिरनी शुरू हो जाती है। जब कोर नीचे की तरफ गिरती है तो देखिए ये ब्लैक होल बना यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में, कैसे ब्लैक होल बना और कैसे नीचे की तरफ गिरा। फ्यूल ओवर, बिल्कुल डेथ ऑफ द स्टार। टुमारो सन कैन आल्सो फॉर्म अ ब्लैक होल। ब्लैक होल्स आर परमानेंट, दे आर नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, एंड जो ब्लैक होल है उसको ऐसा हो सकता है कि किसी और कारण से बना हो तो ब्लैक होल रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन एक बार स्टार मर गया तो फिर स्टार दोबारा जिंदा होना इम्पॉसिबल है, ब्लैक होल वो बन के रह जाएगा। ठीक है, तो सन को भी कल जब सन मरेगा, ठीक है, तो हो सकता है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। कोई पुराना सन होगा किसी और सोलर सिस्टम का, वो मिलियन बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ होगा, बिलियन ईयर्स पहले वो स्टार होगा, आज ब्लैक होल बन गया होगा। ठीक है, ठीक है, जो हमने देखे हैं चीजें, उन चीजों का रेपिटेशन है ये बेसिकली, और ये रेपिटेशन से ही यही चीजें हैं बिल्कुल जिससे जिससे हम समझ पा रहे हैं कि जो चीजें मैंने ड्रॉ करी हैं उन चीजों को मैंने आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप नोट कर लीजिए जो चीजें हमें समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये वाला हो गया सभी का, स्मॉल वाला हो गया, आई थिंक ये हो गया, ये बिग वाला कर लीजिए, बिग स्टार वाला। चलो बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे को सर्कल करते हैं ना तो उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, और वही LIGO जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है उसने डिटेक्ट करी थी। तो ब्लैक होल्स जब एक दूसरे को सराउंड कर रहे थे तो एक इवेंट हुआ था, जिस इवेंट में ओवरऑल जिस इवेंट को जिसमें दो ब्लैक होल्स को में ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, तो उस इवेंट में जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई थी जिसमें LIGO ऑब्जर्वेटरी ने किया था, तो उस टाइम पे ब्लैक होल्स अर्थ के थोड़ा दूर ऑब्जर्व किए गए थे। ठीक है, बिल्कुल बता करंट सन ब्लैक होल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी गो डाउन। देव जगह तब तक आप भी मर चुके होंगे, सब मर चुके होंगे जब तक ये सन ब्लैक होल बनेगा, तो घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब तक आप IAS ऑफिसर बन के सेक्रेटरी होंगे कहीं पे, और अगले जन्म में बन चुके होंगे, कितने जन्म ले चुके होंगे, बिलीव करते हैं रीइंकार्नेशन में, जन्मों जन्मों में। ग्रेविटी मिस्टर प्रिंस, आई होप आपको क्लियर होगी, नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट करती है। ठीक है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या करती है, क्योंकि ग्रेविटी कैन एनीवेयर, तो नीचे को दिखाते हैं बिकॉज़ एक डायरेक्शन में दिखाते हैं। गाइस लेट मी नो व्हेन इट इज डन, आई होप यू आर डूइंग इट फास्ट। यस काजल, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अनंत सागर, तभी तो दूसरे से पुल होता है, वरना पुल कैसे होता। by using that telescope, by feeling the gravitational waves के feeling आने से, gravitational wave को feel करने से ये पता लगा जा सकता है कि वहाँ ब्लैक होल है। ऐसे ब्लैक होल को देखना मुश्किल है, बट यस ब्लैक होल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दैट स्टडी वाज डन, जैसे मैंने बताया आपको LIGO से स्टडी हुई थी। ठीक है,
ब्लैक होल का जो सर्कल है इसी को इवेंट होराइजन बोलते हैं। ये जो आप इसकी बाउंड्री देख रहे हैं ये इवेंट होराइजन होते हैं, दिस इज इवेंट होराइजन, ठीक है। एंड दिस गोज इन अ लाइन सिंगुलैरिटी, सब इसके टर्म्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट हम इससे पढ़ेंगे कि स्टार्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो यू स्टडी इन स्पेस एंड साइंस, बट जस्ट मैं बता देता हूं कि इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल, ये सब यही चीज के पार्ट है सारी। ये लिमिट है, जिस लिमिट को क्रॉस किसी ने कर लिया तो वापस नहीं जा पाएगा। ब्लैक होल को चीज एक बार आ गई तो निकल नहीं पाएगी, उसे अगर निकलना है तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। यस यस उत्कर्ष, एब्सोल्युटली। आइए मुस्कान, जरूरी नहीं है कि टूटा हुआ तारा ब्लैक होल बनाए, अगर टूटा हुआ तारा जाइंट बिगर बड़ा स्टार है तो ब्लैक होल बनाएगा। अगर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता, स्पेस में हमारे लिए ग्रेविटी नहीं है क्योंकि हमें अर्थ अटैक करिए, हम अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से जाते हैं तो कोई नेक्स्ट प्लैनेट बहुत दूर है, लेकिन स्पेस में दो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटी है, दो गैलेक्सी के बीच में ग्रेविटी है, और दो बड़े-बड़े इंटरस्टेलर बॉडी के बीच में ग्रेविटी है, तो क्यों नहीं है ग्रेविटी? तो ग्रेविटी कोई अर्थ की थोड़ी ना खाली, हम लोग को अर्थ की ग्रेविटी फील होती है, हम कहते हैं कि अर्थ के 11 किलोमीटर दूर जाके ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो हमारे लिए, क्योंकि हम छोटे और हमारे लिए इतनी बड़ी है कि ग्रेविटी फोर्स हमें अर्थ से ही फील होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि प्लैनेट के लिए आती है, या किसी स्टार या किसी गैलेक्सी के लिए अर्थ उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो है। तो अगर ब्लैक होल की बात करेंगे तो ब्लैक होल के लिए हो सकता है उस अर्थ के लिए कोई और दूर की गैलेक्सी ग्रेविटी फोर्स पुल कर रही हो, तो हमारी अर्थ की क्या औकात है उनके सामने? तो ग्रेविटी आपके लिए है अर्थ में, उसके लिए अर्थ की ग्रेविटी नहीं है, उसके लिए एक बात बोल रहा है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, ये बात किसी स्टार मत बोलना, नाराज हो जाएगा आपसे। ओके गाइस, ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये हमने बात करी स्टार्स और इन सब चीजों के बारे में, ठीक है गाइस। तो आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बार सन के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सन के बारे में, फिर सन से आगे बढ़ते हैं अर्थ की तरफ। तो बात करते हैं सन के बारे में, ठीक है। सन के बारे में अगर बात करूं तो सन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सन के बारे में अगर बात करेंगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और सन को जो बनने का रीजन हमने बहुत सारे कारण देखे, बहुत सारे हाइपोथेसिस मिले सन के बनने के, कि सन किसी ने बोला नेबुला से बना, किसी ने बोला प्रोटोसन से सन बना, किसी ने बताया कि प्रोटोसन से बना लेकिन आने वाला इंट्रोड्यूस स्टार था। तो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो जो अर्थ है उससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर देखें, अगर हम सन की बात करें तो अर्थ से ऑलमोस्ट, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, 109 टाइम्स बिगर है अर्थ से, इट इज 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इट एमिट्स रेडिएशन, इट्स एमिट्स रेडिएशन, अलग अलग तरह की रेडिएशन एमिट करता है सन। कौन कौन सी रेडिएशन हो सकती है एमिट करता है? फॉर एग्जांपल एक्स रेज, राइट, गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये कुछ अलग तरह की रेडिएशंस है, ओके। तो एक्स रेज है, गामा रेज है, उसके बाद अगर सन से बात करें तो अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, तो ये सब अलग अलग तरह की जो रेडिएशन है सन जो है वो एमिट करता है। तो सन से बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं और इस तरीके से सन अपनी जो शक्ति है वो दुनिया में फैलाता है। अगर देखें कि सन का कंपोजिशन क्या है, सन के अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें, किसी ने मुझसे पूछा बताइए सन के अंदर क्या क्या है, तो अगर मैं कंपोजिशन के बारे में बात करूं कि सन किस किस चीज से मिलकर बना है, तो जैसे कि हम देखें सन के अंदर भी फ्यूजन रिएक्शन होता है, लाइक स्टार, तो सन भी एक स्टार की फॉर्म है। अगर मैं बात करूं पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, सन इज आल्सो काइंड ऑफ अ स्टार। तो हमने पढ़ा है कि स्टार के अंदर तो फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन है कंपोजिशन। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हुआ तो उस दिन ब्लैक होल की तरफ सन बढ़ सकता है। लेकिन अभी देखेंगे तो हाइड्रोजन में 70% है, हाइड्रोजन के अलावा इसमें हीलियम भी है जिसकी वैल्यू 26.5% है, और अदर एलिमेंट्स हैं जिसकी वैल्यू लगभग 3.5% है। तो ये सन का कंपोजिशन है। इन चीजों से मिलके जो सन है वो बना हुआ है। तो अब किसी ने पूछा कि सन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सन दूर से कैसे दिखता है, तो मैंने बोला कि सन को अगर मैं दूर से देखता हूं, व्हेन आई सी सन अवे, जब हम दूर से सन को देखते हैं तो सन एक राउंड बॉडी हमें नजर आता है, सन लाइक अ राउंड बॉडी। लेकिन वो जो राउंड बॉडी है, ऐसा लगता है कि उस राउंड बॉडी के ऊपर बहुत सारी फायर है, उस राउंड बॉडी के ऊपर बहुत सारी फायर है, और वो जो फायर है उसमें से लगता है कि कुछ कुछ इरप्शंस हो रहे हैं, उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है, उसमें से कुछ कुछ इरप्शंस हो रहे हैं। तो कोई पूछेगा ये क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज अ जायंट बॉल, इट इज अ जायंट बॉल ऑफ इलेक्ट्रिफाइड गैस। इलेक्ट्रिफाइड गैस मैंने क्यों बोला? इलेक्ट्रिफाइड गैस मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सन के अराउंड से जो रेज निकलती हैं जिसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिफाइड चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिफाइड गैस मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो इस इलेक्ट्रिफाइड गैस को हम प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, जायंट बॉल ऑफ इलेक्ट्रिफाइड गैस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा भी कह सकते हैं। तो सन जो है दैट इज द जायंट बॉल, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिफाइड गैस। वो इलेक्ट्रिफाइड गैस में क्या है? प्लाज्मा, राइट, ओके। तो गाइस देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सन जो है वो एक तरीके से एक जायंट बॉल है, स्टार है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें फ्यूजन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कंबाइन हो रहे हैं। तो क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, इससे एनर्जी भी निकलती है, इससे लाइट भी निकलती है। इसी कारण से सन से लाइट और एनर्जी दोनों एमिट होती है। तो सन इज ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है, पेरिहिलियन एपिहिलियन में डिस्टेंस चेंज होता है। सन 109 गुना बड़ा है अर्थ से, रेडिएशन निकलता है अलग अलग तरीके की। सन के अंदर झांक के देखेंगे कंपोजिशन की, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो काफी चीजों से बना है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन प्राइमरी चीज है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, और अदर गैसेस हैं उसके अंदर, राइट। अब गाइस पॉइंट क्या है, तो सन के बारे में बात करेंगे तो एक सोलर सिस्टम का पार्ट हुआ, रेडिएशन में निकलती है, कंपोजिशन उसका ये है, एक बड़ी सी बॉल है जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से होने से उसके अंदर चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिफाइड गैस है, इलेक्ट्रिफाइड गैस के प्लाज्मा कहते हैं। तो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस कंटीन्यूअसली होते रहते हैं। तो बोल सकते हैं कि सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस अकस, सन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो होते हैं।
देखिए आयुष, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, लाइट की इंटेंसिटी से मॉडल्स होते हैं और मॉडल की हेल्प से बहुत सारे कैलकुलेशन के बेसिस पे ये ओवरऑल ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर डिस्टेंस इतना दूर है और इतनी एनर्जी आ रही है तो मतलब इतनी दूरी पे इतने लेवल पे रिएक्शंस हुए होंगे, और अगर इतने लेवल पे रिएक्शंस हुए हैं तो वो रिएक्शन इतने हाइड्रोजन से हुए होंगे। इस हिसाब से आइडिया लगाया जाता है मॉडल को यूज करके। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्लाज्मा ना, जैसे हमारे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हाई टेंपरेचर, तो गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब पार्टिकल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा बहुत हाई टेंपरेचर जो गैस है, जो बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर गैस है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करूं, एक मिनट दीजिए, फिर आप लोग नोट करिएगा। मैटर के बारे में बात करूं तो एक स्टेट ऑफ होता है सॉलिड, एक स्टेट ऑफ मैटर होता है लिक्विड, एक स्टेट मैटर होता है गैस, एक और स्टेट होता है मैटर जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, जब हॉट गैस होती है, जब हॉट गैस होती है और वो हॉट गैस इतनी हॉट हो जाती है कि वो पोलराइज हो जाती है। पोलराइज मतलब क्या है कि वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। वो चार्ज हो जाती है, उसके दो चार्जेस बन जाते हैं, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो ऐसी गैस को हम बोलते हैं प्लाज्मा। सन भी कुछ इस तरीके की गैस है। ओके, सन भी कुछ इस तरीके की गैस है। अंकित पांडे, जो सन जो ओवरऑल स्टार होते हैं ना, नेबुला से बनते हैं। तो नेबुला इज वन ऑफ द सोर्स, नेबुला एक सोर्स है, उससे बाद में स्टार का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि स्टार नेबुला के अंदर रहते हैं, स्टार नेबुला से बनते हैं। स्टार का ओरिजिन जो है वो नेबुला से होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे सन के अलग-अलग पार्ट्स को, अलग-अलग टाइप्स को, अलग-अलग जो उसके अंदर एरिया आते हैं सन के, उनको हम बात करेंगे। अगले से नोट कर लें। अभिषेक, कैन नॉट बी सेड इन दिस केस। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कोई ऐसी इंपॉर्टेंट अगर डिवाइस बन गई है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्पेसशिप बन गया जो सन तक हमें ले सके तो हो सकता है, बट अभी फिलहाल तो साइंटिस्ट की रीच से बाहर है। कोरोना बेसिकली सन का एटमॉस्फेयर है माय डियर। हम चलते हैं उसी तरफ। नेबुला एंड प्लैनेटरी नेबुला डिफरेंट है। नेबुला जो है वो एक प्रॉपर गैसियस मॉडल है। प्लैनेटरी नेबुला जो है वो अंदर उसके कोर है, बाहर उसके गैसेस है, तो वो एक अलग चीज है। नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला दो डिफरेंट चीज है, ठीक है। हां ठीक है, मैप हम कर लेंगे। पहले आप चलिए हम सन खत्म कर लें, फिर मैप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लें जिन लोगों को आ गया। लेट मी नो, पोलराइज का मतलब होता है परमानेंट। सुदीप, आई थिंक यू हैव टू चेक योर नॉलेज अगेन कि रोवर लैंडेड ऑन द सन। दिस इज हाइपोथेटिकल न्यूज़। नो रोवर हैज लैंडेड एवर ऑन द सन। सन के ऊपर कोई रोवर अभी तक लैंड नहीं कर पाया है। गाइस डन, आर यू ओके? इलेक्ट्रिफाइड गैस का मतलब होता है साहिबा की कोई गैस जब उसके इतना गर्म कर दें कि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस बन जाए, तो उसे आप बोल सकते हैं क्या? देन वी कैन कॉल इट दैट इलेक्ट्रिफाइड गैस, दैट इज पोलराइज्ड आल्सो। ओके गाइस, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं सन के बारे में। हम देख लेते हैं कि ओवरऑल जो सन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो देखिए सन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। अगर हम इसमें इस डायग्राम पे गौर करें, ध्यान से हम समझें इसको, तो देखिए ये कुछ एक ओवरऑल जो मैंने फिगर लिया है सन का कुछ तरीके से। तो देखिए इसके अलग-अलग सेक्शंस हैं। इसके क्या है? अलग-अलग सेक्शंस हैं। इन सभी अलग-अलग सेक्शंस के बारे में हम लोग एक बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है कोर ऑफ द सन। तो ये जो रीजन है बिल्कुल सन द सेंटर का, इसे हम कोर ऑफ द सन बोलते हैं। मैं वन बाय वन दिखाऊंगा सारी चीजें। पहले ये जो सेक्शन है, दिस इज द कोर ऑफ द सन। तो जो सन का कोर है, ठीक है, लाइक दिस इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं पहले। वी आर सीइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं तो सन का यहाँ पे कोर है, और जो सन का कोर है, अगर उस कोर के बारे में बात करें तो कोर का जो टेंपरेचर है, कोर का जो टेंपरेचर है दैट इज ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर होता है कोर का। ओके, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर सन की कोर का होता है। कोर के बाद ना सन के अलग-अलग जोन होते हैं। कोर में सबसे ज्यादा टेंपरेचर है क्योंकि कोर की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है। कोर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो भी बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो बहुत मैसिव है, मैसिव। और उसकी वजह से जो हाईएस्ट टेंपरेचर्स हैं वो हमको जनरली कोर में मिलते हैं। कोर में हमको हाईएस्ट टेंपरेचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब कोर थोड़ा ऊपर जाएंगे, जब हम कोर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ की तरफ बढ़ेंगे तो हीट ट्रांसफर जोन्स आते हैं। तो जो जस्ट थोड़ा ऊपर आएंगे कोर से, मैं इसको फिर से मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से। तो जो ये वाला जोन है जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये जो जोन है कोर के बाद, ये है बेसिकली आपका रेडिएटिव जोन। तो जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको मैं आपको। तो दिस इज रेडिएटिव जोन, जहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन से होता है। और जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होता है, क्यों रेडिएशन, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स पावर ऑफ टेंपरेचर। बहुत ज्यादा मतलब होता है। हीट जो ट्रांसफर होती है तीन मोड से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन तरीके से होती है। रेडिएशन सबसे ज्यादा होता है। तो सन से जो मेजर हीट निकल के आ रही है ना, जो हमको लग रही है, वो रेडिएशन वाली हीट है। तो जो ये रेडिएटिव जोन है और जो कन्वेक्शन जोन है, इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको एक जोन और मिलेगा, तो वो होता है कन्वेक्टिव जोन। तो दिस इज योर कन्वेक्टिव जोन। यहाँ पे जो है कन्वेक्शन हो रहा है। दिस जस्ट मैंने नेक्स्ट जो ड्रॉ किया है दैट इज योर कन्वेक्शन जोन। रेडिएटिव जोन के थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको जोन मिलेगा कौन सा? कन्वेक्टिव जोन। तो जैसे ही कोर से बाहर निकलेंगे टेंपरेचर थोड़े कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप कोर से बाहर निकलेंगे टेंपरेचर थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये जो कन्वेक्शन जोन है, तो ये जो कन्वेक्शन जोन है, कन्वेक्शन जोन के जो टेंपरेचर्स हैं, देखिए इतनी डिटेल में क्वेश्चन सन से कभी आया नहीं है, लेकिन मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आ गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए बेटर है कि हम प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन हमें मिल सकता है, प्रीलिम्स मेंस में नहीं आएगा। मैंने बोला जनरल ज्योग्राफी में मेंस से क्वेश्चन नहीं आते, प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इसलिए हमको रेडी रहना है, ठीक है। तो कन्वेक्शन जोन का हम टेंपरेचर देखेंगे तो कन्वेक्शन जोन का टेंपरेचर ऑलमोस्ट 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमको मिलता है। इसके जब हम बाहर निकल के आते हैं, कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन इनके बाहर निकल के आते हैं, तो इसके बाहर हमको सब सरफेस फ्लो दिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सरफेस फ्लो। सरफेस के नीचे जो फ्लो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो। इस सब सरफेस के थोड़ा ऊपर आते हैं तो हमें मिल जाता है सरफेस। देखिए मैं बना रहा हूं उसको, मैं स्पाइरल ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो है नीचे सब सरफेस है, सरफेस सब सरफेस के ऊपर जो है उसे बोलते हैं सरफेस, और उस सरफेस का नाम होता है फोटोस्फीयर। उस सरफेस का नाम क्या होता है? फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर का जो टेंपरेचर है ना वो बहुत कम होता है। फोटोस्फीयर का जो टेंपरेचर है वो सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। फोटोस्फीयर सरफेस होता है और ये जो सरफेस होता है इस पर टेंपरेचर काफी कम होता है, काफी कूल होता है। ओके, काफी कूल होता है, काफी ठंडा होता है। तो जो फोटोस्फीयर है यानी कि सरफेस है, सन का जो सरफेस है, हम बात करते हैं सन के अंदर की, लेकिन सन का जो सरफेस उसका टेंपरेचर ठंडा होता है। सवाल है क्यों?
ऐसा क्यों हुआ, सन के जो अंदर का जो सरफेस है वो ठंडा क्यों है या वो कूल क्यों है, उसका कारण क्या है। तो हम सन के सरफेस के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि ये सन की कोर है, उसके बाद ये उसके जोन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन है ये सन के, तो उसके बाद ये है सन का सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द सन, तो दिस इज द कोर ऑफ द सन, ये जोन है, रेडिएशन जोन, कन्वेक्शन जोन, डिफरेंट जोन है, और ये है सन का सरफेस। सरफेस पे ही आपको मिलता है क्या, फोटोस्फीयर। तो ये मैंने ले लिया येलो कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज द फोटोस्फीयर, दिस इज द फोटोस्फीयर, और इस फोटोस्फीयर के बाहर, इस फोटोस्फीयर के बाहर सन का एटमॉस्फेयर है, इस फोटोस्फीयर के बाहर सन का एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर को हम बोल देते हैं कोरोना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना, ठीक है। तो क्रोमो फोटोस्फीयर के बाहर क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये जो आप देख रहे हैं आउटर सेक्शन, इसका नाम है कोरोना। कोरोना अगर टेंपरेचर देखेंगे कोरोना का, तो टेंपरेचर अराउंड 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपको टेंपरेचर मिलेगा कोरोना का। तो सवाल ये, कोरोना का टेंपरेचर ज्यादा, फोटोस्फीयर का टेंपरेचर, टेंपरेचर ऑफ द फोटोस्फीयर इज 6000 डिग्री सेल्सियस, फोटोस्फीयर का टेंपरेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इतना कम क्यों? क्योंकि कोरोना जो है ना, सन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान सुनिएगा, सन के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। सन के अंदर से क्या होता है, सन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, आपके जो भी मैग्नेट्स होते हैं ना, वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, तो सन के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, यहाँ से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां जहां से गुजरता है वहां पे हीट जनरेट होती है, तो सन के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हीट जनरेट करता है, और उसकी वजह से जो कोरोना वाला सेक्शन है बाहर बाहर, उसकी वजह से जो बाहर बाहर कोरोना वाला सेक्शन है उसमें गर्मी हो जाती है। क्या हो जाती है, कोरोना में गर्मी। तो जो कोरोना की गर्मी है, कोरोना का हाई टेंपरेचर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बात करेंगे तो कोरोना का हाई टेंपरेचर होने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अंदर फोटोस्फीयर में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है। तो फोटोस्फीयर है उसमें ना तो अंदर से बाहर हीट ट्रांसफर हो पाती है, ना बाहर से अंदर, क्योंकि फोटोस्फीयर इज जस्ट लाइक लो डेंसिटी, ठीक है। तो फोटोस्फीयर का एक ऐसा रीजन है जिसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम। तो ये एक ऐसा जोन है, ये एक ऐसा जोन है जिसकी डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी लो है। तो उसमें डेंसिटी जब कम है तो हीट ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाता है, हीट ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो गाइस अब दोबारा से मैं सारी बात रिपीट करता हूं। पहले कोर है, कोर का जो टेंपरेचर है, कोर का जो टेंपरेचर है, टेंपरेचर ऑफ द कोर इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेंपरेचर है। कोर से बाहर है तो अलग अलग जोन है, ये कौन से जोन है, कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन, इनके टेंपरेचर क्या है, जोन का जो टेंपरेचर हमने देखा वो था लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये जोन के टेंपरेचर। फिर जब जोन से बाहर गए, फोटोस्फीयर में गए, तो फोटोस्फीयर का टेंपरेचर कम हो जाता है, क्योंकि फोटोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जिसमें ना तो अंदर से हीट प्रॉपर्ली बाहर आ पाती है, ना हीट बाहर से अंदर जा पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरीके से कुछ भी नहीं है, खालीपन है। अगर थर्मोमीटर हम लगाएंगे अपनी बॉडी में तो थर्मोमीटर बॉडी का टेंपरेचर मेजर करता है, लेकिन सोचिए थर्मोमीटर के आसपास कुछ है ही नहीं, तो वो टेंपरेचर कैसे मेजर करेगा, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी अच्छी है, इसलिए थर्मोमीटर हमारा टेंपरेचर क्या करता है, मेजर कर पाता है। हम लोग मुंह में रखते हैं या बगल में रखते हैं तो हमारे को टेंपरेचर पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पे फोटोस्फीयर बिल्कुल खालीपन है, वहाँ पे थर्मोमीटर रखेंगे तो वो मेजर नहीं करेगा। तो जब कोई चीज डेंसिटी उसकी इतनी कम होगी तो उसमें हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं। तो फोटोस्फीयर कहता है कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल खाली बना, मुझे तो हीट कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि हीट होने के लिए कुछ होना चाहिए, पार्टिकल्स मेरे पास है नहीं। तो कोर वाले जोन में हीट होती है, कोरोना वाले जोन में हीट होती है। तो ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है सन का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है सन का। ओके गाइस, तो चलिए अब हमने बात करी सन की, तो आप एक बार नोट कर लीजिए जितना भी हमने सन के बारे में पढ़ा, ये नोट हो गया सभी का, जस्ट लेट मी नो। नोट कर लीजिए सभी, मुझे बताइए अगर हो गया तो। कोरोना जोन कैसे बना, दोबारा समझ लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर ये सन है तो इस सन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस सन के अंदर से निकल रहा था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सन के अंदर से निकल रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सन के अंदर से निकल रही है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं साइड में ये क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक लाइंस बाहर जहां से निकलती हैं सन के अराउंड, ये मैग्नेटिक लाइंस बहुत पावरफुल है, तो ये टेंपरेचर को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती है। तो these मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज द टेंपरेचर, इंक्रीज द टेंपरेचर। इसकी वजह से क्या होता है, इसके बाहर जो लेयर है, इसके बाहर जो लेयर है सन की, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, जिसमें कोरोना सबसे आउटरमोस्ट लेयर है उसकी, तो जो ये जो सन की कोरोना है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इसका टेंपरेचर हाई हो जाता है, कोरोना हाई टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर, और अंदर का टेंपरेचर मोस्टली फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हाई होता है। ओके फाइन, ये जोन वगैरह आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम मैप की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो देखिए ये हमने बात करी सन के अलग अलग जोन्स के बारे में, हमने बात करी कि सन के अलग अलग जोन्स क्या होते हैं। देखिए इसी सरफेस पे ना, फोटोस्फीयर के सरफेस पे आप देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, उन्हें बोलते हैं सन स्पॉट। अब ये सन स्पॉट क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। तो अगर हम सन स्पॉट के बारे में बात करें तो देखिए सन स्पॉट्स कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं सन के सरफेस पे, दीज आर द स्पॉट्स, रीजन्स, ये कुछ रीजन्स या स्पॉट्स होते हैं कहां पे, सन के सरफेस पे, सन के सरफेस पे होते हैं जिनमें टेंपरेचर तो कम होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंटेंस होता है। तो सन के सरफेस पे होते हैं सन स्पॉट्स, और इनमें अगर हम बात करेंगे तो इनके टेंपरेचर लेस होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंटेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंस। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत इंटेंस है, टेंपरेचर अगर कम है तो दीज आर रिलेटिवली कूलर, दीज आर रिलेटिवली कूलर, ये ठंडे होते हैं। क्यों ठंडे होते हैं, क्योंकि देखिए जो सन के स्पॉट हैं, सन के ऊपर जो एक स्पॉट है, ठीक है, सन के ऊपर जो एक छोटा सा स्पॉट है, यहाँ पे जो अलग सन स्पॉट है, उनमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होती है। दोबारा समझिए, सन के अंदर जो सन स्पॉट होता है, सन के अंदर अगर ये सन है, सन के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं सन स्पॉट है, अगर यहाँ पे कहीं सन स्पॉट है तो क्या होता है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, मैग्नेटिज्म निकल रहा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होंगी। तो मैंने कहा था कि जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाके टकराती हैं वहाँ पे टेंपरेचर हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ तो टेंपरेचर हाई होता है, यहाँ तो टेंपरेचर हाई होता है, और यहाँ भी इसकी बाउंड्री पे टेंपरेचर क्या होता है, हाई होता है। लेकिन जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे टेंपरेचर हाई नहीं होता है। इस सेंटर वाले रीजन में यहाँ पे टेंपरेचर लो होता है,
यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, लेकिन आप देख सकते हैं टेम्परेचर भले लो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंटेंस है बीच में। तो आई बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, लेकिन आसपास जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो जाके टकरा रही है। इट इज लाइक कोई पंछी फट रहा है तो पंछी की जो बॉडी है वहां पे कोई टकराव नहीं है, पंछी जहां पे अपने पंख फट रहा है तो उसके पंख जिसको हिट करेंगे तो वो चीज पे जाके चोट लगेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये जहां पे जाके हिट कर रही है वहां पे चोट लगी है, चोट मतलब हीट अप हो रहा है, तो टेम्परेचर हाई हुआ है और सेंटर में बिल्कुल टेम्परेचर क्या है, लो हो रहा है। ओके सो टेम्परेचर जो है वो क्या है, लो है। तो दीस आर द इन दीस प्लेसेस मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंटेंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत इंटेंस है। ठीक है, अब ऐसा होता है 11 साल के पीरियड में ना ये सनस्पॉट जो है वो मैक्सिमम नंबर हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सोलर साइकिल। ठीक है, तो सनस्पॉट साइकिल उसको हम बोलते हैं। तो एक सनस्पॉट साइकिल होती है, एक सनस्पॉट साइकिल होती है जो हर 11 साल बाद आती है, जो हर 11 ईयर्स के पीरियड में आती है। ठीक है, तो 11 साल बाद क्या होता है कि जो एक तो सोलर मैक्सिमम होता है और फिर एक सोलर मिनिमम होता है। ठीक है, जहां पे अगर देखें ये हर 11 साल के बाद जो सनस्पॉट है अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। 11 साल के पीरियड के बाद सनस्पॉट जो होते हैं दे अपीयर एंड दे डिसअपीयर, दे अपीयर एंड दे डिसअपीयर 11 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट होते हैं उसे सोलर मैक्सिमम बोलते हैं, जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट होते हैं उसे सोलर मिनिमम बोलते हैं। सोलर मैक्सिमम इज व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट्स आर देयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट्स, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट होते हैं सोलर मैक्सिमम से बोल देते हैं। जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ सनस्पॉट होते हैं उसे सोलर मिनिमम बोल देते हैं, उसे सोलर मिनिमम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ देख पा रहे होंगे मैं कुछ प्लेसेस मार्क कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ को बहुत सारे सनस्पॉट दिख रहे होंगे, यहाँ को बहुत सारे सनस्पॉट दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको बहुत कम सनस्पॉट दिख रहे होंगे। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है प्रिंस आप जा सकते हैं, आपको ओवर लगाया तो गुड नाइट। ठीक है, ऑल नॉन तो सीरियस स्टूडेंट्स कैन लीव, सीरियस वाले टिक रहे हैं। ठीक है, तो भी टिक रहेंगे तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो पॉइंट की जो सनस्पॉट है वो एक तरीके से अगर देखेंगे तो जहाँ पे बहुत ज्यादा है तो वो सोलर मैक्सिमम, जहाँ पे कम है वो सोलर मिनिमम। तो ये बेसिकली सनस्पॉट की सोलर साइकिल की बात है। ठीक है, तो सनस्पॉट को आप एक बार नोट कर लीजिए। दीस आर द, तो इसको अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे तो मैं बोलूंगा दीस आर द डार्क अपीयरिंग एरियाज, डार्क अपीयरिंग रीजंस। ये डार्क अपीयरिंग रीजंस है कहां पे, ऑन सरफेस ऑफ द सन या कि फोटोस्फीयर के ऊपर, सन के सरफेस के ऊपर या फोटोस्फीयर के ऊपर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड होता है मैक्सिमम, टेंपरेचर होता है मिनिमम। ठीक है, और यहीं से हम आगे चल के पढ़ेंगे सोलर फ्लेयर्स भी निकलती हैं। यहां से एक फिनोमेना होता है, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, सोलर फ्लेयर्स भी निकलती हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल्स मैं बता रहा था ना सन के ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल सोलर फ्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो किसी ने अगर पूछा कि भाई क्या होता है सनस्पॉट, हम बोलेंगे दीस आर द डार्क अपीयरिंग रीजंस। कहां पे, फोटोस्फीयर में। तो फोटोस्फीयर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में हाईएस्ट होता है, उनमें टेंपरेचर क्या होता है, कम होता है। अगर वो 11 साल बाद अपीयर डिसअपीयर होते हैं तो वो सनस्पॉट साइकिल होती है, जहां ज्यादा होते हैं मैक्सिमम, जहां कम होते हैं मिनिमम। फोटोस्फीयर में होते हैं और जहां जहां होते हैं उनसे सोलर के तूफान निकलते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। आगे चल के उसको सोलर स्टॉर्म भी बोलेंगे। उसकी वजह से हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट होता है और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होती हैं। मिस्टर सुदीप शेखर प्रधान, आई थिंक रेडी हो जाओ, ज्योग्राफी पूरी फिजिक्स है। तो लुक्स लाइक मी इट इज फिजिक्स, इट इज साइंस। ज्योग्राफी डजंट लुक लाइक फिजिक्स, इट इज एक्चुअली फिजिक्स, इट इज एक्चुअली साइंस। तो मजा जब है कि जब आप अगर टेक्निकल फील्ड के तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं अगर आप समझ पा रहे हो तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, परेशान मत होइए। थोड़ा सा लगता है कि चीज को ग्रैब करने में, तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। ठीक है, यस काजल सिंह, जब सनस्पॉट डिसअपीयर हो जाते हैं तो भी थोड़ी बहुत अफेक्ट होता ही है हमेशा। जब सनस्पॉट, जब सोलर फ्लेयर, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब आके हमारे अर्थ से टकराते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लाइट नजर आती है, जिसे बोलते हैं ऑरोरास। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर बता रहा हूं, सनस्पॉट जब बहुत ज्यादा होते हैं ना तो यहां से हर जगह से सोलर फ्लेयर निकलती है, यहां पे हर जगह से सोलर फ्लेयर निकलती है, धरती की तरफ बढ़ती है वो, तो तब ऑरोरास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे कनेक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो उसमें वार्निंग मिल जाती है पहले से ही आईएमडी की तरफ से कि भाई सनस्पॉट सोलर साइकिल मैक्सिमम आ रहा है, तो बहुत सारे नेगेटिव हो सकते हैं, ग्रिड फेल हो जाती है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रेशर होता है, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है। जब यहां आते हैं तो कम असर होता है, बट होता जरूर है। वेरी गुड, गुड टू नो दैट। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड की अच्छी बात है, बट जो नहीं है उनके लिए अच्छी बात है अगर वो समझ पाए तो। चलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट। ओके, गुड टू नो दैट सुदीप, गुड टू नो डियर। अगर नॉन टेक वाले समझ पा रहे हैं तो मुझे खुशी होगी, टेक्निकल वाले समझ लेंगे यार, आप सब लोग टेक्निकल हो, मास्टर हो, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर्स, फ्यूचर रॉ ऑफिसर्स, और क्या बोल सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर्स, ईडी। चलिए ठीक है गाइस, अभी हो गया, मैं थोड़ा मैप पढ़ा देता हूं आप लोग, 10 मिनट है हमारे पास, हम लोग मैप कर लें फटाफट, फिर खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, अब ये तो हो गया सनस्पॉट, आप नोट कर लीजिए। चलिए गुड गुड, बहुत सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियर से भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, समझ पा रहे हैं सब, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया देख के। इतने सारे इंजीनियर्स हैं हमारे साथ, इतने सारे आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के, स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छी बात है, सबको देख के अच्छा है कि, है ना। तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया, ये नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। मैं मैप शुरू करते हैं, फिर एक बार आप ये कंप्लीट कर लीजिए, देन आई विल स्टार्ट विद द मैप्स। अच्छा, कुछ लोग 12th क्रॉस करके भी पढ़ाई कर रहे हैं, शाबाश, अच्छा लग रहा है कि अभी से इतनी तरह आईएएस बनने की, अभी से इतनी इच्छा है तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा ही करोगे। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। थोड़ा सा हम लोग एक बार मैप के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका में, जो पैटर्न मैं यहाँ समझाऊंगा बिल्कुल ऐसे आप घर जाके मैप देख रहे हैं। ठीक है, कैसे आप देखेंगे मैप की क्लास अगर घर जाएंगे तो, अब देखिए घर जाके देखिए सारे ओवरऑल साउथ अमेरिका में अगर बात करें कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पे, तो पहले ओशंस, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इधर अगर देखेंगे साउथ पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, इधर साउथ अटलांटिक है, इधर नॉर्थ पैसिफिक होगा। ठीक है, कंट्री से शुरू करें तो यहाँ पे कोलंबिया है जिसकी कैपिटल बोगोटा है, यहाँ पे वेनेजुएला है जिसकी कैपिटल कैराकास है, यहाँ पे गेना है, सुरीनेम है, फ्रेंच गेना है। ओके, देन ये ब्राजील है, राइट। उसके बाद दिस इज पेरू, दिस इज इक्वाडोर। ठीक है, उसके बाद इससे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बोलीविया आता है, पराग्वे आता है। बोलीविया और पराग्वे दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, समंदर पे नहीं खुलती हैं। ठीक है, यहाँ पे चिले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंटीना है। ठीक है, और इधर उरुग्वे है, लाइक दैट। ये तो कुछ हो गई हमारे पास ओवरऑल कंट्रीज। जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज की क्या कैपिटल है, आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल पेरू की लीमा, एक बार देख लीजिए, बोलीविया की लापास, चिले की सैंटियागो,
अर्जेंटीना की ब्यूनोस एरीज, ठीक है, उरुग्वे की मॉन्टेविडो, राइट। देन उसके बाद अगर देखें ब्राजील, ब्राजील में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सैन फ्रांसिस्को रिवर है। ब्राजील की बात करें तो sao paulo है, रियो डी जेनेरो है, काफी सारी है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्विटो इक्वाडोर, बोगोटा कोलंबिया, वेनेजुएला कैराकास, जॉर्जटाउन पैरामारिबो, लाइक दैट नंबर ऑफ प्लेसेस यू हैव टू सी एंड रीड इन द मैप। ओके ओके गाइस, तो इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ये तो बात हुई पॉलिटिकल उसकी, कौन सा क्वेश्चन से कौन सी कंट्री, अगर आप याद करना चाहेंगे तो बेटर कि आप ये भी याद करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो कौन कौन से उसको खुलती हैं, कौन कौन से ओशन। फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे ब्राजील की तो ब्राजील अटलांटिक ओशन की तरफ खुलता है, ये वाली कंट्रीज भी। अगर बात करेंगे साउथ पैसिफिक की तो पेरू आ जाएगा, चिली आ जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक की तो इक्वाडोर, ठीक है, और कोलंबिया, ये सब कंट्रीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे नीचे तो केप हॉर्न आ जाएगा आपके पास, फाकलैंड्स आ जाएगा। ये कुछ एक बेसिक चीज आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल मैप की। फिजिकल मैप में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस के आपको अच्छे से आप देख लीजिए, और उसके बाद कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो पहले कौन कौन से इसके अराउंड माउंटेन रेंजेस, तो एंडीज माउंटेन रेंजेस है, हमारे चल के पढ़ेंगे भी। एंडीज माउंटेन रेंजेस पूरा कवर करती है यहाँ से नीचे तक। दिस कंप्लीटली इज द कंप्लीट माउंटेन कॉर्डिलेरा है, एंडीज ऊपर से लेकर नीचे तक। तो एंडीज में अलग अलग पीक्स कौन कौन सी है, माउंट कोटोपाक्सी है, माउंट चिम्बोराजो है, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो अलग अलग है, नेवाडो समाजा है, अकोंकागुआ है, माउंट अकोंकागुआ। अब ये तो बात हुई कि माउंटेन रेंजेस कौन सी है, कौन कौन से डेजर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से डेजर्ट्स देखने को हमको मिलते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे, अटकामा डेजर्ट, ये अटकामा डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक पैटागोनियन डेजर्ट हमको देखने को मिलेगा, अटकामा डेजर्ट है, और यहाँ पे पैटागोनियन लिखा हुआ है, ये पैटागोनियन डेजर्ट देखने को मिलता है। दो डेजर्ट हमको देखने को मिलते हैं, अटकामा डेजर्ट और पैटागोनियन डेजर्ट। डेजर्ट की बात करें प्लेट्यू कौन कौन से देखने को मिलती है, जिसको प्लेट्यू वाले से पढ़ाऊंगा, बट मैप में आप सब चीज एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोलिवियन प्लेट्यू है, या मैटो ग्रेसो वाली प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रैंड चैको, यहाँ के ग्रासलैंड्स है, पेम्पास यहाँ के ग्रासलैंड्स है, ये एक और माउंटेन है छोटी सी, ब्राजीलियन हाइलैंड्स, ठीक। तो ये आपके पास एक और हाइलैंड्स यहाँ पे गुइना हाइलैंड्स, ऊपर क्या है कोस्ट रेंजेस, ठीक है। तो एंडीज के अलावा कोस्ट रेंजेस, गुइना हाइलैंड्स, उसके बाद ब्राजीलियन हाइलैंड्स, ठीक है। हाइलैंड्स हमने पढ़ लिया। हाइलैंड्स के बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन सी फर्दर अगर देखेंगे तो अलग अलग टाइप के कौन कौन से ग्रासलैंड्स है। तो ग्रासलैंड्स अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रैंड चैको हो गया, ठीक है, ग्रैंड चैको के बाद पेम्पास हो गया, ठीक है। उसके बाद कैंपोस हो गया, यहाँ पे कैंपोस हो गया, ग्रासलैंड्स हमें दिखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें बेसिकली एक दिन में तो कुछ भी याद नहीं होगा, आपको चीज बार बार देखनी पड़ेगी, अनेक बार देखना पड़ेगा। तो आप घर से अच्छे से पढ़ के आए, समझे, और एक मैप बिल्कुल अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लें, और एक मैप आप अपना एटलस रखें। डेली 1 घंटा मैप को दीजिए, तो 1 आवर जो आपको है डेली, मैं बोलूंगा कि 1 घंटा डेली आप मैप को दीजिए, 1 आवर डेली मैप को दीजिए। उस 1 आवर में आप क्या देखेंगे, उस 1 आवर में कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्रीज है, लैंडलॉक्स कौन कौन सी है, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पास कर रहा है, कौन से ओशंस हैं वहां पे, और देखिए कौन कौन सी रिवर्स वहां से गुजर रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए रिवर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ओरिनको रिवर है, जैसे ओरिनको रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है। उसके ऐसे ही यहाँ पे अमेज़न रिवर बन के निकलती है, दिस इज अमेज़न रिवर लाइक दैट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को रिवर बन के निकलती है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखेंगे तो उरुग्वे एक रिवर है, पराना एक रिवर है, पराग्वे पराना रिवर है, दिस इज पराना रिवर। तो पराना रिवर किस ओशन में खुलती है, साउथ अटलांटिक में। अमेज़न रिवर किस ओशन में खुलती है, अगर देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक की तरफ। ओरिनको कहां पे है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ऐसे करते करते कोलोराडो रिवर कहां है, कोलोराडो रिवर यहाँ पे नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कौन सी रिवर कौन से ओशन में खुलती है, कौन सी रिवर कौन से ओशन में खुलती है, ठीक। तो एक एक ये चीज ना एक में याद नहीं होगी। देखो प्लीज डोंट बी इम्पेशेंट कि हमें सब याद हो जाएगा क्लास में, क्लास ये आपको याद कराने के लिए बिल्कुल नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। तो वो करना क्या है, कौन ओशंस के अलावा कौन कौन सी रिवर्स कहां खुलती है, ये चीजें आप घर में जाके देखेंगे अपने मैप में। माउंटेन्स कहां पे कौन सी हैं, कहां पे कौन से हाईलैंड्स हैं, कहां पे कौन से गल्फ है। तो देखिए गल्फ कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें गल्फ कौन कौन से हैं। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो देखिए ये यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो दिस इज गल्फ ऑफ पनामा, दिस इज गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। गल्फ ऑफ पनामा के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो गल्फ ऑफ पनामा के बाद अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा नीचे आते हैं, तो थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरकोवेडो गल्फ आपको दिखता है। यहाँ पे कौन सा गल्फ है, दिस इज कैरकोवेडो गल्फ, कैरकोवेडो गल्फ, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, बॉटम पे कहाँ है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ कौन कौन से अलग अलग गल्फ हैं, कौन कौन से अलग अलग जगह है। प्रगति शर्मा मजाक छोड़िए, सीरियस क्लास चल के ध्यान दीजिए, ठीक है। गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज यहाँ पे है, गल्फ ऑफ सैन मैटियास यहाँ पे है, राइट। उसके बाद थोड़ा और अगर इसमें नीचे आके देखें कौन कौन से गल्फ हमको दिख रहे हैं, और अगर हम चीज़ करके पढ़ें, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं फर्दर अगर देखते हैं तो यहाँ पे माउथ ऑफ अमेज़न है, ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सारे गल्फ हम देख रहे हैं ये नॉर्थ से साउथ कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट कहाँ है, किस तरीके से इनकी लोकेशन है, किस तरीके से इनकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल समझने का हमारा जो टारगेट है वो ऐसा है कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, किस जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, और क्या क्या हमको देखना है। तो ये बेसिकली मैं बताया, गल्फ आपको देखने हैं सारे। गल्फ के बाद आपको क्या देखना है, कौन कौन सी रिवर्स किस ओशन पे लैंड कर रही है, कौन कौन से ग्रासलैंड्स है, हाईलैंड है, ग्रासलैंड्स है, कौन से डेजर्ट्स है, कौन से डेजर्ट्स कहाँ पे है, ठीक है। कोई अगर स्ट्रेट भी दिख रहा होगा तो वो भी आप देखेंगे मैप, एक बार नहीं होगा, रोज 1 घंटा लगाइए, इजीली हो जाएगा, ठीक है। गल्फ बेस क्या होते हैं ये हम आगे चल के समझेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा सॉरी कि यहाँ पे ओवरऑल जो जगह है वो किस किस को क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। गल्फ को देखेंगे तो एक वाइड इस तरीके का सेक्शन होता है जो कि 3 साइड से क्लोज होता है, एक तरफ से ओपन होता है। बे को देखेंगे तो बे 3 साइड से ओपन होता है, एक तरफ से क्लोज होता है। ये सब हम जो मैं लैंडफॉर्म में डिस्कस करूंगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। नो शॉर्टकट सुदीप शेखर प्रधान, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो पढ़ना सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मैप आप पढ़ के लाएंगे, आप एक काम करिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ठीक है, दोनों का पढ़ लीजिए, ठीक है। एक अफ्रीका का पढ़ लीजिए, एक साउथ अमेरिका का पढ़ लीजिए, तो ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको अमेरिका के, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करके लेके आने हैं कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं कि ये जो हमारे पास कौन से करेक्ट मैच है, लेक माराकाइबो कोस्ट रेंज के पास है, लेक टिटिकाका एंडीज के पास है, मैच द फॉलोइंग करने हैं, लेक रिवर पराना ब्राजीलियन हाइलैंड्स में है। ये 3 चीजें दे दी और बोला कौन कौन सा सही है, बताइए। ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है अविनाश, ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हम आंसर चेक करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो देखिए ये तो बिल्कुल अगर डिटेल से पढ़ा हुआ तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा गाइस, ये लेक माराकाइबो, अगर मैं लेक माराकाइबो के बारे में बात करूं तो देखिए लेक माराकाइबो कोस्ट रेंज के पास है, लेक माराकाइबो कहां पे है, कोस्ट रेंज के पास, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अगला जो उन्होंने बोला है दैट इज लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका एंडीज रेंज में ही है, हम देखेंगे यहाँ पे लेक टिटिकाका है, ये एंडीज में आता है, ठीक है। और रिवर पराना उन्होंने बोला है ब्राजीलियन हाइलैंड्स, तो बिल्कुल ठीक बात है, पराना रिवर ब्राजीलियन हाइलैंड्स से होकर गुजरती है। तो ये पराना रिवर थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये आपके क्या है, यू सी पराना रिवर यहाँ पे है, ब्राजीलियन हाइलैंड्स यहाँ पे है। तो पराना रिवर
ब्राजीलियन आइलैंड से निकल रही है, ठीक है, बनाना। और लेक टिटिकाका यहाँ पे, दिस इज लेक टिटिकाका, देख सकते हैं लेक टिटिकाका छोटा सा, और ये कहाँ पे है, एंडीज में है, ठीक है। और लेक माराकाइबो ऊपर है, कोस्ट रेंजेस के पास है, कोस्ट रेंजेस क्या है, लेक माराकाइबो कौन सा है, कोस्ट रेंजेस, ठीक। तो पॉइंट सारा ये है कि ये सब चीजें जब हमने ऐसे देखी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ठीक है, ठीक है। अगर बात करेंगे ये वाला भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है ऑप्शन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न, दिस इज द वे। वेटेज ऑफ मैप, आई टोल्ड द फर्स्ट क्लास कि 2 से 3 क्वेश्चन मैप बेस्ड आते हैं, 3 से 4 भी आ सकते हैं, तो गुड वेटेज इज देयर, मैप का बहुत अच्छा वेटेज है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। आप लोग मैप स्टडी करिएगा, असाइनमेंट आपका यही है कि मैप्स आपको स्टडी करना है। मैप्स में अगर हम बात करेंगे तो आप अफ्रीका का मैप स्टडी करिएगा, ठीक है, और अमेरिका का स्टडी करिएगा। घर जाकर के सारी चीज़ आप ये मैप देखिएगा, अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका मैप नॉर्थ और साउथ दोनों देख लेना, अफ्रीका कंप्लीट देख लेना, इस तरीके से, ठीक। हो सकता है मैं एक या दो दिन में सरप्राइज के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, राइट। ओके, थैंक यू मनीष सिद्धू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिस प्रगति, आपको लास्ट वार्निंग है, आप क्लास, ठीक है, आपके बाकी लोगों को मैं बोल रहा हूँ प्लीज क्लास में स्पैमिंग ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मिस पंगुड़ी, आपकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर सनोज, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू डियर।